जी। तो फर्स्ट 2 डेज यानी टुडे एंड टुमारो हम लोग टीसीएम यानी चाइनीज एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिकल करेंगे। और मंडे एंड ट्यूसडे हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिकल करेंगे। पहले हमने ऑफलाइन क्लास भी रखी थी, लेकिन अभी वो कैंसिल करी है क्योंकि लोग अभी कहीं कहीं बिजी हैं। तो जब तक कंप्लीट लोग नहीं होंगे मजा नहीं आएगा, एक दो लोगों से प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो 20th के बाद हम लोग ऑफलाइन भी प्रैक्टिकल रखेंगे कंटिन्यूअस। तो उसमें जिसको भी जो भी आना चाहता है वो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, मैं डेट्स डाल दूंगी, तो वो पहले से मुझे इन्फॉर्म कर देगा। तो जिसमें हम लोग हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेरी है, तो अभी हमारा जो थ्योरी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। उसके बाद जब हम हैंड पे अपने लगाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। दूसरा क्या होता है कि जो लोग सीनियर क्लासेस में चले गए हैं, यानी फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ, वो क्या होता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का थोड़ा भूलने लगते हैं, बेस भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उनके लिए भी अच्छा है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है। तो अभी हम लोग पहले टीसीएम में आप लोग को अगर कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो पहले आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। अगर उसमें कुछ क्लैरिटी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने को अनम्यूट करके। क्या समझ में नहीं आया? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया क्लासेस में, या बहुत कुछ नहीं समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? ऐसा है क्या, मनीषा जी? अनम्यूट करिए पहले। हाँ, अभी तो थोड़ा नया है तो काफी कुछ सही कह रहे हैं कि कुछ समझ आया कुछ नहीं। तो एक दो बार फिर रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ। जी। अच्छा, हाँ। मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी प्रैक्टिकल रिवीजन क्लासेस भेजी थी, हाँ। देखिए। हाँ, देखिए देखिए। उससे कुछ क्लियर हुआ, क्लैरिटी हाँ, आई? काफी कुछ हाँ क्लियर हो रहा है। जितना जितना जो जो चैप्टर्स अच्छी से कर लिए हैं वो क्लियर हो गया है। हाँ जी। तो हाँ। आप लोगों के पास इतना क्योंकि ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग भी है, तो हाँ, आप अपनी बेस्ट। मेन क्लासेस की रिकॉर्डिंग बार बार सुन, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बेस है। Ma'am, हाँ जी। revision classes we haven't received. नहीं, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है ना, मैं कोऑर्डिनेटर, एक्चुअली एज अ कोऑर्डिनेटर मैं अपने स्टूडेंट को रिवीजन क्लास Okay, देती हूँ। ma'am. ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाली रिवीजन क्लासेस मैं सबको स्प्रेड किया कि कोई भी ज्वाइन कर ले। तो उससे क्या होता है कि देखिए आपके पास रिकॉर्डिंग है, जब आप बार बार सुनोगे ना तो वो क्लैरिटी आती जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और खासकर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट ज्यादा है। लेकिन वो भी मैं एकदम ऐसे बता दूंगी आपको, टिप्स पे आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग 1 आवर फर्स्ट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे। फिर सेकंड सेमेस्टर के तो आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो हैं, बाद के सेकंड सेमेस्टर वाले में आप चाहो तो लीव कर सकते हो, चाहो तो जुड़े रह सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी, यानी टीसीएम में हमारे चाइनीज एक्यूप्रेशर में 5 एलिमेंट थ्योरी बेस्ड है। और ये 5 एलिमेंट को मेटाफिजिकल कहा गया है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब अभी हम लोग इसको थोड़ा, ये क्या खुल गया है? अच्छा, ये कुछ और खुल गया है स्लाइड। आप लोग वो थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को वो रखे, बंद रखे, म्यूट रखे, जिससे मैं वाइट बोर्ड नहीं खोलती हूँ, मैं सीधे पीपीटी में आप लोगों को बताती जाऊंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था 5 एलिमेंट थ्योरी में आपको क्या करना है, अपनी अपनी कॉपी निकालिए। एक मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट। मैं 2 मिनट ले रही हूँ, प्लीज। हाँ जी, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए अपनी। और आप लोग को 5 गोले ड्रॉ करने हैं, 5 सर्किल ड्रॉ करने हैं अपनी अपनी कॉपी में। 5 गोले कैसे ड्रॉ करेंगे? 1, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोग बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ये आपने 5 गोले, 5 सर्किल, एक सेंटर में और 4 आजू बाजू, ये ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब इनको सेंटर से आप कट कर दीजिए ऐसे। ठीक है, सेंटर से कट कर दिया आपने। अब इन सारे सर्किल को और बीच में सेंटर से कट कर दीजिए। हो गया? किसका किसका हो गया, हाथ उठाइए। मैं देख नहीं पा रही हूं सबको। ओके मनीषा जी, बाकी लोगों के तो वीडियो ही ऑफ है, पता नहीं क्या किस। Done, ma'am. हाँ जी, यस बोलते जाइए। ठीक है, Okay, ma'am. तो ये Okay, सर्किल ma'am. दिख रहे हैं ना आपको? सर्किल नजर आ रहे हैं? अब ये जो 5 गोले हैं, 5 सर्किल्स आर रिलेटेड टू 5 एलिमेंट ऑफ आर बॉडी। तो विच व्हाट इज द 5 एलिमेंट? टेल मी प्लीज, बताइए। व्हाट आर दिस 5 एलिमेंट? फर्स्ट इज wood, wood. The first element is wood. So this wood, is the circle. First circle, wood. Second is, fire, Fire, earth, सेकेंड के ऊपर लिख लीजिए आप, जो टॉप पे है ना, दैट इज सेकेंड वन, दैट इज फायर। थर्ड इज earth, अर्थ, earth, अर्थ। फोर्थ इज metal, मेटल, मेटल। फिफ्थ इज water. वाटर। So these 5 circles are 5 element of our body. क्लियर है? 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से, 5 द्रव्यों से शरीर बना है।
Our body is made up of 5 elements. So these 5 circles are and this whole complete मिला के एक 1 human body create होती है. Who is talking? किसी की आवाज आ रही है? प्लीज जिसकी जो बात कर रहा है वो म्यूट कर लीजिए. जो क्लास में अटेंड कर रहा है सीरियसली दे कैन स्पीक अप. तो अपने को बोल के आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है? अब एवरी एलिमेंट हैव इट्स ओन एनर्जी. क्लियर Yes, है? ma'am. सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वुड? वुड की एनर्जी क्या है? Wind. विंड इज द एनर्जी ऑफ वुड. फायर हैज 2 energies, Hot and hotness. heat and hotness. So you can see this circle, fire वाला circle है, that is divided into 4 parts, है ना? फिर देन अर्थ की एनर्जी Humidity. आप लोग अपने को अनम्यूट रख सकते हैं. ओनली ह्यूमिडिटी. हाँ, जिसके यहाँ से नॉइज आ रहा है सिर्फ वो म्यूट करे, बाकी अनम्यूट करके रख सकते हैं. एंड एनर्जी ऑफ मेटल ड्राइनेस. Dryness. ड्राइनेस. एनर्जी ऑफ वाटर Coldness. Cold. कोल्डनेस. यस. सो ये आपको सीरियल वाइज लर्न करना है. यू कैन नॉट टेल. अगर आपसे वाइवा में इफ द एग्जामिनर विल आस्क यू व्हाट आर द 5 elements, तो हाउ यू विल टेल देम? Wood, fire, earth, metal, water. हाँ, यू कैन नॉट टेल देम कि ओ फायर, वाटर, मेटल. नो, सीरियल वाइज ही बोलना है. गॉट इट? पहला हो गया सीरियल वाइज बोलना है. सेकंड इज क्वेश्चन अगर पूछा जाए एलिमेंट तो आपने वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर रिप्लाई करना है. अगर क्वेश्चन इफ द एग्जामिनर विल आस्क एंड व्हाट आर द हाउ मेनी एनर्जीज आर देयर इन द TCM, सो Six. आंसर इज 6 energies. तो एग्जामिनर पूछेगा टेल द नेम ऑफ 6 energies. Wind, heat, hotness, humidity, dryness, coldness. तो सबने सुन लिया रत्ना जी को? दिस वुड बी योर रिप्लाई. ऐसे ही बोलना है आपको, इसी सीरियल वाइज बोलना है. तो अभी सब लोग इसको लर्न करेंगे. सभी लोग लर्न करिए. विंड, हीट, हॉटनेस. Wind, heat, hotness, humidity, dryness, Dryness, coldness. coldness. फिर से बोलिए. Wind, Wind, heat, heat, hotness, hotness, humidity, humidity, dryness, dryness, and coldness. coldness. तो किसको याद नहीं हुआ? अच्छा देखिए, बाकी सबके वीडियो ऑफ हैं. क्यों भाई? क्लास में हो आप कि कहीं और हो? ठीक है, अपना अपना आप लोग वीडियो जो एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, एटलीस्ट उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम दे हैव टू ओपन देयर वीडियो. और प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए. ये प्रैक्टिकल क्लास है, ये थ्योरी नहीं है कि सिर्फ सुनना है. करेक्ट? तो चलिए, बाकी लोग कौन कौन है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, अपने वीडियो ऑन करिए. सभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के. दिस इज योर रिवीजन प्लीज. तो चलिए फिर से याद करेंगे. व्हाट आर द 5 element? Wood, 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 fire, fire, earth, earth, metal, metal, water. water. वेरी गुड, वेरी गुड. 6 energies. 6 energies. Wind, heat, hotness, humidity, Dryness, 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 coldness. and coldness. वेरी गुड. ये आपको लर्न हो गया, आपको सीरियल लर्न हो गया. Hmm. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरी एलिमेंट हैव 2 type of organs related to 2 organs, yin organs. and yang. Every element has yin energy and yang energy. Suppose wind energy है, wood is related to wind, wind. wind. Wind have 2 type of energy, yin wind and yang wind. Young wind.
Fire is related to two energy, heat and hotness. So heat has two energy, yin heat Yin and yang heat. yang heat, And hotness hotness, also two energy, yin hotness and yang hotness. yang hotness, Similarly, humidity be yin humidity, yang and Yang humidity. humidity. metal have two Dry. type of energy, yin Yin dryness, Dryness. Hot dryness. yang dryness. Yang dryness. Yin dryness, yang dryness. Yang dryness. And water, yin coldness And and yang yang coldness. Young cold. वेरी गुड. अब इससे रिलेटेड ऑर्गन क्या है? अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. सपोज आई एम एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर हूं. विच इज द यिन ड्राइनेस एनर्जी? which is the विच ऑर्गन? Lungs. रत्ना जी, आप किस सेमेस्टर में है? First semester में मैम. ओह, वेरी नाइस. यिन ड्राइनेस लंग्स, lungs. यिन हीट हार्ट, हाँ, यिन कोल्डनेस किडनी. Kidney. तो आपको ये कैसे लर्न होगा? ये याद करने वाली चीज है. अच्छा, रट भी नहीं सकते. रटने से हमारी एज ऐसी है कि रटने से लर्न होता नहीं है ना? तो कैसे लर्न होगा ये? उसका भी तरीका है. अब देखिए उसका क्या तरीका है. सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि यिन ऑर्गन क्या होते हैं और यांग ऑर्गन क्या होते हैं. क्यों यिन ऑर्गन कहते हैं, क्यों यांग कहते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, कि जो यिन है उनको यिन ऑर्गन क्यों कहते हैं? हाँ, जो 24 hours वर्क करते हैं that are called yin organs. In organs, yes. and ओनली solid organ. 24 आवर्स वर्क करते हैं. ये तो एक एस्पेक्ट हुआ. Okay. 24 आवर्स क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि यिन ऑर्गन के अंदर से 24 आवर्स ब्लड सर्कुलेट होता Very है, good. इसलिए 24 आवर्स. तो आपका करेक्ट आंसर है, यिन ऑर्गन के अंदर से 24/7 ब्लड गुजरता है, ब्लड सर्कुलेट होता है. लंग्स के अंदर से होता है कि नहीं? लंग्स के अंदर से होता है. Yes. Yes. है ना? मैम. लंग्स क्या करता है? ब्लड में से प्यूरिफाई करता है. ऑक्सीजन, हाँ, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ऑक्सीजन ले लेता है. ले लेता है. हाँ, हार्ट हमेशा उसके अंदर से ब्लड जाता रहता है. हार्ट तो पूरी पंप बॉडी करता को है. देता है. पंप करता है बिल्कुल. स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर से भी हर समय ब्लड जाता है, तभी तो वो ब्लड सेल, जो प्रोड्यूस नए होते ब्लड हैं. सेल हैं वो सर्कुलेट कर देता है. और जो एक्सपायरी हो जाते हैं, हमारे पता है एक्सपायरी डेट होती है ब्लड सेल की? कितने लोगों को पता है एक्सपायरी डेट होती है? हम्म. Yes, ma'am. Yes. होती है ना? हम्म. Yes, ma'am. आरबीसी की एक्सपायरी क्या होती है? 120 days. 120 days. अच्छा, इसको लर्न कर लीजिए, जिसको नहीं आता है ना. रत्ना जी तो मुझे लगता है कि फुल मार्क्स लेके आएंगे, 600/600, है ना? लेकिन नहीं नहीं, देखिए अच्छी बात है, इतने अच्छे स्टूडेंट मेरे पास होने चाहिए. आई एम जेलस. आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? सुरेश सर है, पुणे. कौन है? सुरेश सोमेश तिवारी सर, सुमेश पुणे. जी है. हाँ, ही इज लकी टू हैव यू. थैंक यू मैम. तो देखिए, स्प्लीन क्या है? एक फैक्ट्री है जहां पर आपके जैसे क्रूड ऑयल निकलता है जमीन से ना, और क्रूड ऑयल निकाल के फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर अलग अलग पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैस बनती है, और मिट्टी का तेल बनता है, कैरोसिन ऑयल, अलग अलग ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्प्लीन इज लाइक दैट. यानी हमारा जो क्रूड ऑयल क्या है, जो जो जमीन से निकलता है, वो हमारे ब्लड सेल हैं, जो हमारे बोन मैरो से बन के निकलते हैं. तो आपको बातों बातों में क्या एक बात पता चली कि ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो बोन में. मैरो में. बोन मैरो. Marrow. वेयर टू ब्लड सेल फॉर्म? Bone marrow. बोन मैरो. बट अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, अब वेयर ब्लड इज फॉर्म्ड? Bone marrow. बोन मैरो. नो अलका जी, नो. Spleen. नो, नॉट स्प्लीन. Blood vessel. Blood vessel. ब्लड Blood vessel, No, sorry. no. Blood यस. vessel. सी, कितना फर्क है दोनों क्वेश्चन में. ब्लड सेल कहाँ बनता है एंड Bone marrow. ब्लड कहाँ बनता है? दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. तो ब्लड सेल बोन मैरो में
एंड ब्लड ब्लड वेसल में बनता है। और स्प्लीन तो रिफाइनरी है रिफाइन ना, जहां पर रिफाइंड होता है। तो स्प्लीन से होके 24/7 ब्लड पास ऑन होता है। तो न्यू ब्लड सेल जो बना वो यहाँ पर पूरी बॉडी में चला गया, और जो पुराने जो एक्सपायरी हो गए वो यहाँ आके डिवाइड कर दिए जाते हैं, अलग अलग कर दिए जाते हैं। ब्लड सेल के आपके चैप्टर में, बीएचबी में एक चैप्टर है ब्लड, उसमें ब्लड एक आरबीसी के अंदर जो बनता है उसके अंदर कितनी सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, पढ़ा है आपने? तो आपका एक आज होमवर्क है, इस क्लास के बाद फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ये चैप्टर खोल के पढ़िएगा कि एक ब्लड सेल के अंदर क्या क्या होता है। आयरन भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हेम हो, तो वो कैसे बनता है वो आप लोग उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आज इस क्लास के बाद। होमवर्क लिख लीजिए, कल की क्लास में मैं पूछने वाली हूं, ठीक है? और जो रिप्लाई देगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगी मैं, ठीक है? ओके। तो हम लोग बात करते हैं कि ब्लड 24/7 यिन ऑर्गन के अंदर से पास ऑन होता है। तो स्प्लीन के बारे में थोड़ा लोगों को नॉलेज कम होती है, हमें भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी कि स्प्लीन क्या है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। फिर और कौन सा यिन ऑर्गन है? लीवर किडनी। एंड किडनी। तो देखिए लीवर के अंदर से 24/7 ब्लड जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर ही तो मेटाबॉलिज्म करता है, ब्लड में से न्यूट्रिशन लेता है, उसको ब्रेक ऑफ करता है, उसकी कैटाबॉलिज्म करता है, एनाबॉलिज्म करता है ना, लीवर ही करता है, और फिर ये आगे भेज देता है। यानी हमारे बॉडी को प्रोटीन प्रोटीन यानी एमिनो एसिड में तोड़ देता है। फिर तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, कुछ वेस्ट भी निकलता है, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, है ना, ये सब भी तो निकलता है। तो उसको किडनी को भेज देता है बाकी। तो ये सब प्रक्रिया, ये सब लीवर के अंदर होता है। लीवर एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। सारा केमिकल लोचा सुना था ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, बस केमिकल लोचा सारा उसी के अंदर होता है। तो लीवर, और लास्ट में बचा किडनी। किडनी तो किडनी के अंदर से भी 24/7 ब्लड जाता है। और रोल क्या है किडनी का? वाटर को अलग करना। एक्सक्रीशन हाँ, फिल्ट्रेशन। फिल्टर फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन ब्लड को फिल्टर करना। हाँ, ये किडनी के, हालांकि आप आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम अभी एक एज अ बेस, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है? और फिल्टर करने की प्रक्रिया में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो निकाल देती है। मान लीजिए प्रोटीन ज्यादा हो गया ब्लड में तो एक्स्ट्रा प्रोटीन निकाल देगी, ग्लूकोज ज्यादा हो गया ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकाल देगी, कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो गया एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल निकाल देगी, आरबीसी कई बार निकल जाते हैं, कई बार डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल भी निकलते हैं यूरिन में। और फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर। पहले ब्लड फिल्टर हुआ, फिर अंदर यूरिन बनता है, किडनी के अंदर बनता है यूरिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पूछा जाए कि यूरिन कौन बनाता है, तो आंसर क्या होगा? किडनी किडनी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूरिन कौन निकालता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर वेरी यूबी। गुड, यस, यूरिनरी ब्लैडर निकालता है। और यूरिन कौन स्टोर करता है? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर ब्लैडर स्टोर करता है, यानी किडनी ने बना बना के ब्लैडर के पास स्टोर कर दिया, है ना। हम कढ़ाई में खाना बनाते हैं और एक छोटे बर्तन में इसको स्टोर करके रख देते हैं, जब खाना होता है तो उसी से निकालते हैं, है ना। बड़े बर्तन में बनाते हैं फिर छोटे बर्तन में स्टोर कर देते हैं। 4 तरह के बनाए तो 4 अलग अलग बर्तन में रख दिए, ऐसे ही करते हैं ना। किडनी भी यही करती है, वो ब्लैडर में स्टोर करती जाती है। अब सोचिए किडनी, 2 किडनी से यूरिन बन रहा है और स्टोर हो रहा है एक ब्लैडर में, ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, है ना। ब्लैडर के साथ कितना ज्यादा इसको टॉर्चर किया जा रहा है।
दो दो किडनी बना रही हैं और एक बेचारे ब्लैडर को इकट्ठा कर रही हैं। तो ब्लैडर क्या करेगा? वो हर 2 घंटे दो में कहेगा घंटे बाद निकालो निकालो एक्सक्रीट। निकाल। आपको न्यूरॉन्स, नर्व सप्लाई होगी भाई, अब एक्सक्रीट करना है, भर गया ब्लैडर। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये नर्वस सिस्टम करता है कि हमें फील होता है कि ब्लैडर फुल हो गया है। फूल हो गया। ठीक है। तो चलिए, तो ये हमें ये समझ में आ गया कि यिन ऑर्गन को यिन ऑर्गन क्यों कहते हैं। इतनी राम कहानी कथा सुना दी। अच्छा, अब बताइए यांग ऑर्गन को यांग ऑर्गन क्यों कहते हैं? अब आप कहेंगे एक और कहानी शुरू हो गई मैम की। It works whenever नहीं, it is हाँ, required. रिक्वायर्ड, हाँ, these are hollow organs, वाले, हाँ, or when required, then only But they it देन works. ओनली वर्ड्स, हाँ, यानी जब जरूरत पड़ी तो काम किया, काम किया। लेकिन जब ये काम करते हैं तो बहुत कस के करते हैं, पूरा जान लगा देते हैं। हाँ, अब देखिए, खाना पचाना कोई सरल काम नहीं है ना। स्टमक में पहले खाना खाया। अब आपने कभी पिज्जा खा लेते हैं हम, कभी बर्गर खा लेते हैं, कभी पापड़ भी खाते हैं, कभी कचरी भी खाते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। तो बेचारा स्टमक हमारा पचाता तो है ना, पहला तो वही है, पहले सलाइवा फिर स्टमक में गया सलाइवा के साथ। तो स्टमक इतने हार्ड फूड को भी पचाता है, तोड़ता है ना। पहले तो तोड़ता है, क्रश करता है, पहले तो दांत करते हैं, फिर स्टमक करता है क्रश। तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये यांग ऑर्गन है और हॉलो भी है। आप देखो ना, और अंदर से ल्यूमन है कि नहीं उसका? अंदर ल्यूमन, अंदर यस। हॉलो है ना। फिर मतलब पचा के पूरा बाहर निकाल देता है, फिर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये है और सेकंड वालों को लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर सेकंड का भी थोड़ा सा आप लोग भूल गए हो तो उनके लिए भी रिमाइंडर है ना। अब देखिए, ये हमारी फूड पाइप ऊपर से आ रही है, ठीक है। और ये हमारा हो गया जे शेप में स्टमक। अब खाना अंदर आया, ये दरवाजा बंद, और ये इधर से ये वाला डोर बंद। यहाँ पर दो डोर हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी डोर हैं उनको क्या क्या कहते हैं? Sphincters. printers. स्फिंक्टर्स। पता है, फर्स्ट सेमेस्टर से अगर थोड़ी थोड़ी एनाटॉमी आप समझने लगेंगे ना, तो आगे आपको बहुत इजी हो जाएगा। थोड़े थोड़े वर्ड्स हमें पता चलने चाहिए। तो जो भी डोर है उसको कहते हैं स्फिंक्टर। और जो ब्लड वेसल के डोर हैं उनको क्या कहते हैं? Walls. अरे वाह, अलका जी। Nadia. हाँ, अच्छा, आप तो बायोलॉजी की टीचर हैं क्या? हाँ जी। देखा, हमारे पास अलका मैम है तो मैं कहीं भी गलती करूंगी पकड़ लेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। You are teacher now. आई नो आई नो। नहीं नहीं, आप आपके होने से हमें बड़ा फायदा होगा कि Thank you. बीएचपी की आपको बीएचपी बताएंगे आप, है ना। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, स्फिंक्टर्स थे ये, यहां से डोर बंद हो गया। अब 1 घंटे तक इसके अंदर खाना पच रहा है, डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो इसको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खाना, ये स्टमक क्या है, फैलता है, सिकुड़ता है। जब भी किसी के अंदर जाता है तो हमारे लिए जरूरी है कि आप इसको पूरा 100% फिल मत करिए। ओनली 75% स्टमक को फिल करिए, थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिए, है ना, जिससे इसको चर्निंग होने में इजी हो। जैसे हम मिक्सर में कुछ चीज चर्न करते हैं तो क्या पूरा भरते हैं क्या? कितने लोग आप लोग दाल पीसते हैं मिक्सी में, है ना, ग्राइंडर में, तो क्या पूरा भरते हैं? नहीं भरते हैं, थोड़ा No. खाली छोड़ते हैं तभी वो पिसेगी। तो Yes, स्टमक sir. को भी थोड़ा खाली छोड़ना पड़ेगा, तभी वो चर्निंग होगी। तो ये क्या है, ये यिन ऑर्गन हुआ कि यांग ऑर्गन हुआ? Young. Young यांग organ. ऑर्गन हुआ। अब यहां से जब ये पूरा चर्निंग हो गई तो इसने किसको भेज दिया?
स्मॉल Small इंटेस्टाइन। intestine. Small intestine. ये डोर स्फिंक्टर खुल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये खुल गया और ये चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी पहले गया ये ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा गंदी सी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही आप समझ लो। तो इसके 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, Jejunum, Jejunum. ileum. Jejunum, ileum. जेजुनम और इलियम। Ileum. तो जब ये सारा खाना पच के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो स्टमक का स्फिंक्टर बंद हो गया, ये वाला स्फिंक्टर बंद हो गया। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल शुरू हुआ। तो 2.5 से 3 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता रहा, पहले ड्यूडेनम में। और तो ये क्या हुआ, यिन ऑर्गन हुआ कि यांग ऑर्गन हुआ? Young. Young. यांग ऑर्गन हुआ। और इसके बाद पचने के बाद जो बचा हुआ था वो चला गया Large लार्ज Large इंटेस्टाइन intestine. में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं? 3. Three. असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, Ileum. And डिसेंडिंग Descending कोलोन, colon. रेक्टम, Rectum. चौथा भाग हो गया नहीं, सिग्मोइड कोलोन, फोर्थ भाग सिग्मोइड कोलोन, और फिर लास्ट में रेक्टम एंड एनस। Yes. रेक्टम स्टोर करता है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में। पता है स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो पचाया और जो बचा हुआ था वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म था ना, जिसमें से 90% वाटर बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, री एब्जॉर्व कर लेती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन है बीएचबी के, बीएचबी आपको अलग से पढ़ने के बजाय इसी में समझ में आएगा। तो 90% वाटर लार्ज इंटेस्टाइन रीएब्जॉर्ब कर लेती है और बचा हुआ भाग जाके इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में। तो जब रेक्टम फिल हो जाता है तो 24 घंटे लगते हैं, कभी कभी 12-13 घंटे भी, धीरे धीरे रेक्टम को फिल होने में। और फिर ये आपको प्रेशर आता है, फीसेस निकाल देते हैं आप, डिफिकेशन इसको बोलते हैं, एनस के थ्रू। तो आखिरी भाग है एनस, जहां से आपका बचा हुआ मल निकल जाता है। तो हमारे ये भी यांग ऑर्गन हुआ, क्योंकि अंदर क्या है, हॉलो है, ल्यूमन है, और ये खाली हो जाता है, निकलने के बाद खाली हो जाता है और फिर ये अपनी जगह वापस रीशेप में आ जाता है। जब ये अंदर फिल होता है तो ये एक्सपैंड करती है दीवारें, और जब खाली हो जाता है तो रिलैक्स कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 यांग ऑर्गन देखे आपने, स्टमक, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लार्ज एंड लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। चौथा ऑर्गन कौन सा है? गॉल ब्लैडर। यस, gallbladder, yeah. गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, और पांचवा है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका लीवर, बिगेस्ट ऑर्गन इज लीवर, यिन ऑर्गन। Yes. और लीवर के बैक साइड में यहां पर गॉल ब्लेडर होता है, छोटू Gallbladder. सा। तो ये भी क्या है, स्टोर हाउस है। किस चीज को स्टोर करता है, कोई बताएगा? Bile. Bile को. बाइल। Bile juice. अरे आप लोग तो सब लगता ही नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत अच्छे से क्लास की है। अच्छा, जिसने अच्छे से क्लास की है वही यहाँ पर है मुझे लगता है। सेकेंड सेमेस्टर। ओह वेरी नाइस। Second sem, ma'am. अच्छा, तो ये किसको स्टोर करता है? बाइल Bile. जूस। बाइल जूस को। और जब ये फिल हो, जब आप खाना खाते हैं और ड्यूडेनम में आता है पच के, तब यहां से सीक्रेट होके ड्यूडेनम में चला जाता है। ठीक है, यानी ड्यूडेनम आपके लीवर से टच हो रहा होता है ऐसे, और बाइल डक्ट सीधे ड्यूडेनम में आती है, और यहां पर पेंक्रियाज होता है ड्यूडेनम के अंदर। तो पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट निकल के, दोनों डक्ट एक जगह मिलके तब ड्यूडेनम के अंदर जाती है। बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलती हैं और फिर चली जाती हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, तो जो गॉलब्लेडर से जो डक्ट जाती है उसको कहते हैं CBD, यानी कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट।
क्योंकि आपके सेमेस्टर में बीएचबी में ये वाला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? Yes, हम्म ma'am. तो कभी कभी स्टोन फंस जाते हैं, कॉमन सीबीडी ब्लॉक हो जाती है, तो जॉइंडिस हो जाता है। जॉइंडिस, अगर सीबीडी ब्लॉक होके जॉइंडिस होता है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। क्यों पोस्ट हिपैटिक कहते हैं? हिपैटिक मतलब होता है लीवर, liver. Liver. हिपैटिक मतलब लीवर, Once it is, yeah. और Once it लीवर is के passed. बाद गॉल ब्लेडर के बाद जो डक्ट गई उसमें हुआ तो पोस्ट हिपैटिक, वो ब्लॉकेज होके हुआ, इसलिए पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। अगर लीवर में फंक्शनिंग गड़बड़ होके हुआ तो इसको कहते हैं हिपैटिक जॉइंटिस। Hepatic jaundice. और रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से, ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से अगर जॉइंटिस हुआ तो इसको कहते हैं प्री हिपैटिक Pre-hep. जॉइंटिस। प्री हिपैटिक। यानी लीवर के पहले, प्री हिपैटिक मतलब लीवर के पहले, हिपैटिक मतलब लीवर में, और पोस्ट हिपैटिक मतलब लीवर के बाद। बात। तो दे आर 3 टाइप ऑफ जॉइंटिस। मैं इस तरह से क्यों पढ़ा रही हूँ, आप सोचेंगे कि मैम बीएचपी पढ़ा रही है या सीए पढ़ा रही है, टीसीएम पढ़ा रही है। तो ये मेरे को लगता है कि सारी चीजें एक साथ क्लियर होती जानी चाहिए। पता है, इससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको टीसीएम भी इससे याद रहेगा कि यिन ऑर्गन कौन से हैं, यांग ऑर्गन कौन से हैं। और यूरिनरी ब्लैडर का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, कि Yes, Yes, ma'am. ma'am. यूरिनरी ब्लैडर क्या है? थैली है, किडनी ने बनाया, ब्लैडर में स्टोर कर दिया। अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है? अब यहां लिखिए आप यिन ऑर्गन, फिर लिखिए यांग ऑर्गन, फिर आप लिखेंगे उससे रिलेटेड कलर। चलिए बना रहे हैं ना? हम्म Yes, ma'am. टेस्ट, Yes, ma'am. इमोशन। देखिए, जो नहीं बनाएगा उसको नहीं आएगा, मैं सच में कह रही हूं। सब कुछ बुक में है, मगर फिर भी बनाना जरूरी है। और ये आपकी मिस्टेक होगी अगर आपको आलस आ रहा है तो। तुरंत बनाइए, अपना कॉपी खोलिए, इसको बनाइए, लिखना है कॉपी में। मैम जिन यांग कलर, उसके बाद इमोशन, नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट. ओके. इमोशन, Sense organ. एंड नेक्स्ट Dhatu. बॉडी, और Body. बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन। इसके बाद हम लोग पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है? पॉइंट्स के बारे में कल समझेंगे। पहले हम लोग आज 5 एलिमेंट थ्योरी और यिन यांग को समझ लेंगे, देन कल आएगी पॉइंट्स की बारी, ठीक है? अब चलिए, सबके बीच में आपको लाइन खींच लेनी है। अरे बाप रे, मेरी लाइन तो बहुत ही गजब की बन रही है। सेवन कॉलम्स. हाँ, कॉलम्स बना लीजिए आप। ठीक है। अब इसमें मैंने हमने लास्ट में, अब यिन ऑर्गन किसका है, तो यहां पर आप लिखेंगे एलिमेंट, एक कॉलम बनाएंगे एलिमेंट का, और उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे एनर्जी का। तो सबसे पहले एलिमेंट में आप क्या लिखेंगे? wood. वुड। यस, तो लिख लीजिए वुड, और वुड की एनर्जी लिख लीजिए विंड।
ठीक है। अब देखिए यिन ऑर्गन वुड का है लीवर, लीवर, लिवर, और यांग ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में और टीसीएम में, क्योंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो अग्नि के अंदर आता है लीवर गॉल ब्लैडर और वायु के अंदर आता है हार्ट और एसआई। हाँ है। लेकिन टीसीएम में उल्टा है। टीसीएम में वुड के अंदर आता है लीवर गॉल ब्लैडर और फायर के अंदर आता है हार्ट एंड Heart and पेरिकार्डियम। यस, pericardium. यस। तो President. ये आपको हाँ, याद रखना होगा, ठीक है। तो अब लीवर और गॉल ब्लैडर यानी यिन विंड, यांग विंड। बोलिए लीवर क्या है? इन विंड, यिन इन विंड। yin, विंड, गॉल ब्लैडर इज यांग विंड। yang यांग wind, विंड, yang तो wind, कलर दोनों का कलर क्या है? ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन। तो ग्रीन कलर से आप इसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या है? तो खट्टा, तो आप पंजेंट और बिटर नो मैम। बिटर, नहीं, टिटाइज वन खोलिए, पंज, चलिए खट्टा, टिटाइज वन खोलिए। सॉर, खट, बिट, खोला टिटाइज सॉर वन। टेस्ट है, क्या है? सोर, सॉर टेस्ट है, तो खट्टा। इमोशन क्या है? so taste, एंगर, एंगर, anger, एंगर। तो आपको क्लास में सुना होगा यिन एंगर और यांग एंगर, सुना था या भूल गए? लीवर टाइप ऑफ एंगर और गॉलब्लैडर टाइप ऑफ एंगर क्या होता है? यांग एंगर मतलब कि अचानक से आएगा, मतलब शॉर्ट टेम्पर जिसको बोलते शॉर्ट हैं, टेम्पर। okay, है Liver ना? is in anger. है, and yin, इन वाला दबा हुआ एंगर है, अंदर ही अंदर गुस्सा। यस। मतलब आप शांत हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं आता है, आप सुनते जा रहे हैं, अपने अंदर भरते जा रहे हैं, और फिर अचानक से वोल्केनो, है ना? तो ये यिन एंगर होता है। तो यिन एंगर खतरनाक हुआ या यांग एंगर? इन, इन yin, एंगर इज, यिन एंगर खतरनाक है, खुद को तो जलाता ही है, दूसरे को भी जलाता है। तो यांग एंगर अच्छा है, लेकिन यांग एंगर से क्या होता है, लोग नाराज हो जाते हैं, आसपास के लोग थोड़े से, दुखी हो जाते हैं। हाँ, यांग एंगर से। बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड। यांग एंगर ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि दूसरों पे ना निकाल के पेपर पे निकाल दीजिए, लिख लीजिए गुस्से को, है ना? सेंस ऑर्गन क्या होता है इससे रिलेटेड? आईज, eyes, आईज। तो eyes, कहते हैं लीवर ओपन इनटू आईज। eyes, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम में लीवर गॉलब्लैडर का उपचार करेंगे। बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा जो है सिस्टम, बॉडी सिस्टम यहाँ पे लिखना चाहिए पार्ट्स के बजाय, आप सिस्टम कर लो इसको। दैट इज मस्कुलेटरी, मस्कुलर सिस्टम, यानी जितनी भी मसल्स हैं बॉडी की, उनका नरिशमेंट लीवर गॉलब्लैडर करता है। मसल में टेंस हो गया, मसल जो है ड्राई हो गई, लीवर गॉलब्लैडर, विंड बढ़ गया, ड्राइनेस, है ना? हवा क्या करती है, विंड क्या करती है? हवा ठंडी होती है, अगर गर्मी में चलेगी तो गर्म हवा देगी, और ठंड में चलेगी तो ठंडी हवा देगी। लेकिन इसका अपना जो नेचर होता है वो ठंडक देना, और ये सुखा देती है, या इट लीड्स टू ड्राइनेस। ड्राइनेस लाती है। लेकिन यहां पर हमारा टीसीएम में वुड, वुड एलिमेंट से रिलेटेड है विंड एनर्जी यानी मूवमेंट। तो इसके आगे यहां पर मस्कुलर के नीचे लिख लीजिए मूवमेंट, यानी बॉडी में जो मूवमेंट होता है ना, जितने, कहाँ कहाँ मूवमेंट है बताएंगे आप? Muscles से, bones muscles से. में, muscles में, अरे, आपके बॉडी में खून का दौरा बह रहा है, दैट इज सर्कुलेशन, मूवमेंट। कंप्लीट Heart सर्कुलेशन। mainly, ma'am. हाँ, Circulation bomb. मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ नर्व, नर्व कंडक्शन हो रहा है, ब्रेन से नर्व आ रही है, मैसेज लेके जा रही हैं, ये भी क्या है? विंड एनर्जी। ये wind भी तो energy, मूवमेंट है। आपके थॉट प्रोसेस, अगर किसी का थॉट प्रोसेस ज्यादा चल रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, तो ये क्या है?
विंड बढ़ मूवमेंट, रही है। मूवमेंट, हाँ, ऑफ फिर विंड। अगर रात में भी दिमाग चल रहा है, लीवर गॉल ब्लैडर को की एनर्जी को कम कर दीजिए। मूवमेंट है, थॉट प्रोसेस। कुछ लोग आते हैं ना, नींद नहीं आ रही, दिमाग चल रहा होता है, सोच रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है। ये क्या है? एनर्जी बढ़ी हुई है, इसको घटाना है। इंटेंस पेन, पेन तो है, इंटेंस पेन उसमें भी। किसी को सर दर्द बहुत ज्यादा हो Intense रहा है, pain is due to stagnance, no, ma'am. Is that because of movement? वो भी है, लेकिन स्टैग्नेशन किसकी होती है? लीवर की। Okay. तो आपको इस तरीके से सोचेंगे तब बीमारी का इलाज समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की कंबाइंड क्लास है, इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना? अब मैम आपने भी इन और यांग एंगर कहा, तो लीवर का यांग एंगर कहलाएगा और गॉल ब्लैडर वाला इन एंगर कहलाएगा ना फिर? पहले तो आप बताइए कि लीवर गॉलब्लैडर में यिन कौन है, यांग कौन है? liver is लीवर गॉल ब्लैडर, लीवर तो इन है, लेकिन लीवर वाले को तुनक मिजाजी होते हैं ना, वो उनको तुरंत गुस्सा आता है। नहीं नहीं नहीं, 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 गॉल ब्लैडर वाला है यांग एंगर, जिसको हम कहते हैं तुरंत गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड। दैट इज गॉल ब्लैडर। अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो गॉल ब्लैडर को सिडेट करेंगे, ठीक है? ओके। हम्म। तो अभी ये क्लैरिटी आई। Yes, ma'am. अब हम यस मैम। चलेंगे फायर एलिमेंट। heart, फायर में दो एनर्जी है, heart and brain, pericardium. हीट एंड हॉटनेस। एंड Hotness. हॉटनेस। ये दो एनर्जी है। अब हीट से रिलेटेड ऑर्गन, यिन ऑर्गन है Heart, हार्ट, और यांग ऑर्गन है स्मॉल small इंटेस्टाइन। intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन। और हॉटनेस से रिलेटेड यिन ऑर्गन है pericardium. पेरिकार्डियम, यांग ऑर्गन है ट्रिपल वार्मर। Triple warmer. अब आप बोलोगे कि पेरिकार्डियम तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, ट्रिपल वार्मर तो कोई ऑर्गन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलिंग ऑर्गन है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। हॉटनेस क्या है? कंट्रोलिंग एनर्जी है। आपने देखा है जो बिल्कुल 20 से 30 साल के बॉयज, यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज होते हैं, उनमें कितनी एनर्जी होती है? हम ये कर लेंगे, हम वो कर सकते हैं। उनके दिमाग में भी होती है, उनको गुस्सा भी जल्दी आएगा, आपकी बात उनको समझ नहीं आएगी, तुरंत से रिएक्ट करते हैं। होता है कि नहीं? 20 से 30 की जो एज वाले होते हैं, उनमें क्या होता है? काम करने का पैशन होता है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है ना? करियर सेटलमेंट का टाइम होता है ये। तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी है पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। पेरिकार्डियम देखा जाए तो ये हार्ट के ऊपर की 3 कवरिंग होती है, हार्ट के ऊपर। तो सबसे टॉप कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके बाद इंडोकार्डियम बीच की कवरिंग, और सबसे नीचे मायोकार्डियम। तो 3 लेयर होती है हार्ट को, प्रोटेक्टिव लेयर। हार्ट को सुरक्षा देने के लिए हार्ट के ऊपर 3 लेयर होती है। तो पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट की Outer. कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ट्रिपल वार्मर, देखिए ट्रिपल वार्मर को चाइनीज में सेंजियाओ कहते हैं, मतलब तिगुनी गर्मी उत्पन्न करने वाली शक्ति। ट्रिपल वार्मर मतलब हमारी बॉडी को 3 भाग में डिवाइड करा। ये जो ट्रंक एरिया है ना, इसको आप 3 भाग में, तो सबसे ऊपर रखिए अपर वार्मर, फिर बीच में रखिए मिडिल वार्मर, और सबसे नीचे लोअर वार्मर। अपर वार्मर में यहां पर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? लंग्स एंड हार्ट। Lungs and heart. वेरी गुड, लंग्स और हार्ट। तो यानी अपर वार्मर में आ गया लंग्स और हार्ट। मिडिल वार्मर यानी डायफ्राम के नीचे और नाभि के ऊपर। Big. तो Yeah. यहाँ पर स्टमक, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? liver, स्टमक, पैंक्रियास, gallbladder, स्प्लीन। spleen, pancreas, Kidney. stomach. स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास और लिवर, गॉल ब्लैडर। लीवर। तो ये हो गया मिडिल वार्मर में। और सबसे नीचे नाभि के नीचे, नाभि से लेकर नीचे तक स्मॉल ऑर्गन आते हैं इंटेस्टाइन।
Intestine, यस, Colon. large स्मॉल intestine, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किडनी, एंड kidney, किडनी, यूबी, urinary यूबी, bladder, हाँ, and मेन ऑर्गन, हम वाइटल रेक्टम। ऑर्गन की बात कर रहे हैं, है ना। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गए। तो यानी अपर वार्मर, लंग्स और हार्ट के को अगर कंट्रोलिंग करना है तो अपर वार्मर, लिवर गॉलब्लैडर स्टमक स्प्लीन का कंट्रोल करना है तो मिडिल वार्मर, और अगर लोअर इंटेस्टाइन का कंट्रोल तो लोअर वार्मर, ठीक है। इसको आगे हम जब टाइम बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग, टाइम भी आपने पढ़ा होगा ना कि हर ऑर्गन का कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन का टाइम होता है, टाइम होता है, यस यस। जिसमें 24 आवर्स में 2-2 घंटे एवरी ऑर्गन, एवरी वाइटल ऑर्गन हैव मैक्सिमम एनर्जी। अब मान लीजिए स्टमक की मैक्सिमम एनर्जी का टाइम क्या है, सेकेंड सेमेस्टर बताएगा, सेकेंड सेमेस्टर वाले। 12 to 2, 7 to 9. Maximum is 2, ma'am. यस, 7 to 9. 7 to 9। हाँ, 7 to 9 7 to 9. करेक्ट है। स्टमक में मैक्सिमम एनर्जी होती है, और स्टमक का रोल क्या है, खाना खाया, डाइजेशन, हाँ, डाइजेस्ट डाइजेशन। Digestion. करना। तो हमारा ब्रेकफास्ट कितने बजे होना चाहिए, Morning at 7 Morning to 9. बिफोर 7 7, to हाँ, 9. बिटवीन 7 to 9, यानी 8 o'clock इज अ आइडियल टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, जो स्टमक से खाना पच के आया उसका फर्दर सेपरेशन, यानी आपका जो न्यूट्रिशन है उसको अलग करना, तोड़ के। प्रोटीन आया तो प्रोटीन को अलग करना, फैट आया तो फैट को अलग करके ब्लड में भेज देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अलग करना, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है खाने से, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम क्या है, 1 to 3 9 p.m. 1 to 3 1 p.m. PM से 3 PM, यानी हमारा लंच का जो टाइम है, आइडियल टाइम है बिटवीन 1 से 3। आइडियल टाइम इज 2 o'clock, ठीक है। और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। डिनर हल्का क्यों होना चाहिए, क्योंकि सुबह ज्यादा अच्छे से बॉडी पचा सकती है। सुबह स्टमक का टाइम है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है, रात में हमारा ट्रिपल वार्मर का टाइम है। 7 to 9 पेरिकार्डियम और 9 to 11 ट्रिपल वार्मर, कंट्रोलर एनर्जी का टाइम है। तो अगर हम पेरिकार्डियम के टाइम में जो भी खाना है खा लेंगे उसके तक, तो हमारा ट्रिपल वार्मर अच्छे से काम करेगा। तो 9 के पहले खाना, जो भी खाना है, फिनिश हो जाना चाहिए। और लाइट फूड खाना है, एकदम लाइट फूड, सैलेड खाइए, सूप पीजिए, ऐसी चीजें खाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल खाइए जो आपकी, क्योंकि उस समय इंटेस्टाइन का टाइम नहीं है, उस समय स्टमक का टाइम नहीं है, ठीक है। रात में हमारा टाइम होता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर का, जब हम सो जाते हैं। और लीवर और गॉल ब्लैडर का काम, लीवर का काम क्या है, detoxification. अच्छा, सीधे डिटॉक्स कर देता है। Chemical main toxicity को remove करना है, लेकिन chemicals Storing blood. मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म करना, metabolic. तोड़ता है। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन को अलग किया इंटेस्टाइन ने, लीवर ने क्या किया, उससे एमिनो एसिड बनाया, हमारी बॉडी को जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में स्टोर कर लिया। और ब्लड में क्या है, जो घुलनशील पदार्थ है और नॉन घुलनशील, पढ़ते हैं ना आप, तो जो नॉन घुलनशील है वो स्टोर कर लेता है लीवर, और अगर जब बॉडी ब्लड में भेजना होगा तो फिर से कन्वर्ट करके तब ब्लड में भेजता है, जिससे ब्लड में घुलनशील हो जाए, ठीक है। तो ये लीवर, और ये कब होता है, मेजर रोल है लीवर का, काम सबसे सबसे भयंकर काम है। ये आसान नहीं है, ऐसी कोई फैक्ट्री अभी तक ह्यूमन बना नहीं पाया, हम इंसान लोग ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बना पाए हैं आज तक, जो हमारी बॉडी में लीवर है। तो लीवर का काम तभी हो सकता है जब हमारे शरीर के सारे ऑर्गन शांत रहें, सबसे कम काम करें, हमारा ब्रेन चल नहीं रहा हो, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम शांति से हो, हमारी मसल वर्कआउट नहीं कर रही हो,
हमारे सेंस ऑर्गन रिलैक्स्ड हो। कहने का मतलब कोई समझ बताएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डीप स्लीप। यस, वेरी गुड। रत्ना जी ने क्या बताया? डीप स्लीप में होना चाहिए। अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं और सो नहीं रहे तब भी लीवर काम नहीं करेगा। लीवर कब काम करेगा अपने ठीक से? जब आप गहरी नींद में होंगे। अब आजकल के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लीवर की है। एवरी सेकेंड ह्यूमन हैव फैटी लीवर। और आपके पास आएगा बोलेगा कि मैं तो घर का खाना खाता हूं, बाजार का तो खाता ही नहीं, फिर भी फैटी लीवर है। मैं तो रोज जिम जाता हूं, फिर भी फैटी लीवर है। रोज वर्कआउट करता हूं, फिर भी फैटी लीवर है। तो क्यों है फैटी लीवर? क्योंकि रात में सोते नहीं है। नींद के टाइम में नींद नहीं है, डीप स्लीप नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लीवर को काम करने दीजिए। लीवर इज द मेजर ऑर्गन। अगर वो बीमार हो गया तो पूरा शरीर बीमार हो गया। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों ने पढ़ा था लीवर की स्टैग्नेशन। यस। पढ़ा था। तो लीवर की स्टैग्नेशन होके सारे ऑर्गन को बीमार कर देता है। हेड, थ्रोट, चेस्ट, इंटेस्टाइन, यूट्रस। लीवर की एनर्जी स्टैग्नेंट होती है तो सारे ऑर्गन जिधर की ओर हुई उधर के ऑर्गन बीमार हो जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्टोन, गॉलब्लेडर में स्टोन, बहुत कुछ हो सकता है ना? तो लीवर का टाइम क्या होता है? 1 to 3, 1 p.m. वन 1 p.m. to 3 वन a.m. एम टू थ्री ए। AM, AM, a.m. सुबह। 1 AM रात में। ठीक है। तो 1 बजे से 3 बजे तक। तो ट्रिपल वार्मर बताने के प्रोसेस में मैंने आपको ये सब बताया है। यानी हमारी बॉडी के ऑर्गन काम तब ठीक से करेंगे जब ट्रिपल वार्मर अपना रोल ठीक से करेगा। तिगुनी गर्मी, हर ऑर्गन को काम करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, विच इज प्रोवाइडेड बाय ट्रिपल वार्मर। हार्ट एंड महिन्यापासून लागलेलं होतं नाही अंगावर लागलं म्हटलं कमाल आहे. पण आता हे वय नाही ना एवढं सहन करायचं. कौन बोल रहा है भाई प्लीज? दिवसेंदिवस शक्ती कमी होते ना आता. माझ्या सुषमा जी की तरफ से आवाज आ रही है। अभी भी आ रही है? नहीं नहीं, उनकी तरफ से नहीं आ रही है, कोई और है। प्लीज, जिसकी भी तरफ से वॉइस आ रही हो। ठीक है। तो हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कलर क्या है? रेड। रेड। रेड कलर से इसकी एनर्जी आप बढ़ा सकते हैं, हार्ट की भी और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी। मान लीजिए कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन काम ठीक से नहीं कर रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है? न्यूट्रिशन को मेटाबॉलिज्म। अलग करना, खाने से पहले ड्यूडेनम में उसको डाइजेशन करना, फिर जेजुनम में न्यूट्रिशन को सेपरेट करना, और बचा हुआ भाग इलियम तक ले जाना। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लीजिए आप खाना ढेर सा खा रहे हैं, फिर भी आपको कहते हैं ना जितना भी खा लो लगता नहीं है शरीर में। तो लगता नहीं का मतलब है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के करस्पॉन्डेंस में रेड कलर लगाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से काम करने लगेगी। ये बात क्लियर हुई सबको? कैसे करेंगे, कोई पूछना चाहता है क्या? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैडम ये जो आप बता रही हो स्मॉल इंटेस्टाइन कॉरेस्पॉन्डेंस में, मतलब हमें इधर पे करना है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन का करस्पॉन्डेंस यहां पर है। तो हम्म, ये इस एरिया में रेड कलर लगा लीजिए। ठीक है। ठीक है। तो और अगर हार्ट का फंक्शन ठीक करना है तो हार्ट के एरिया में रेड कलर लगा लीजिए। तो अगर आप आयुर्वेदिक तुल्यार्थता में जाएंगे तो हार्ट का करेस्पॉन्डेंस यहां पर आता है, और अगर आप सुजोग में जाएंगे तो यहां पर आता है।
ठीक है, दोनों जगह सुजोक काम में करता इधर आएगा मैम, है। इसमें आएगा सुजोक में। सुजोक में यहाँ पर आता है, और हम्म आयुर्वेदिक तुल्यर्थम में चूंकि ये डायफ्राम लाइन है, ये दो हम्म लंग्स हैं, उसके बीच में यहाँ पर हार्ट आता है। यहाँ पे करेक्ट ना। हाँ, ठीक है, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे। तो यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे तो इसकी फंक्शनल एनर्जी इंप्रूव होगी, उसका फंक्शन ऑर्गन का इंप्रूव होगा। ठीक है, अभी सिडेशन कलर भी बताऊंगी मैं। अब देखिए, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड टेस्ट क्या होता है, कड़वा, बिटर। यानी तीखा, मिर्ची। मिर्ची है जिनका तो स्पाइसी। बिटर होगा। है, स्पाइसी। हाँ, जिनका हाँ, ये bitter कॉन्स्टिट है। बिटर है मैम bitter is not बुक but में। spicy, ma'am. अब स्पाइसी होना बिटर चाहिए। स्पाइसी एक ही बात है। आयुर्वेद में इसको बिटर करते हैं, चाइनीज में डिफरेंट लिखा हुआ है। तो मिर्ची तीखापन बेसिकली, है ना। आप उसको स्पाइसी लिख लीजिए, मिर्च लिख लीजिए, ठीक है। तो पसंद है। इमोशन क्या होता है, जॉय। जॉय। जो जॉय, Happiness, joy. हैप्पीनेस, वेरी गुड। तो देखिए, जो हार्ट एंड एसआई वाले हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो खुशी, अपनी बीमारी तो बताएगा लेकिन वो खुश रहता है, और अगर उसको रिलीफ आया तो सेकंड टाइम आएगा तो और खुश होके बताएगा मुझे इसमें बहुत आराम आया। लेकिन कोई अगर मेटल वाला है, लंग्स वाला है, तो वो जो बीमारी ठीक हुई उसको नहीं बताएगा, जो बीमारी और है, जो और तकलीफ है उसके बारे में बताएगा। वो ये नहीं कहेगा ये ठीक हो गया, वो कहेगा कि ये अभी ठीक नहीं हुआ। सो एक्सप्रेसिव हो गया मतलब इसमें। नहीं, खुश सैडनेस रहना। बताते रहेगा। एक खुश होता है रहना, खुश रहना, एक होता है दुखी रहना। सुखी रहना। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड सेंस ऑर्गन क्या है, टंग। टंग टंग। टंग हो गया। फिर बॉडी पार्ट क्या है, हार्ट और एसआई से रिलेटेड बॉडी पार्ट। एक मिनट होल्ड करिए। तो बॉडी पार्ट इससे रिलेटेड क्या है, blood vessels, मैम सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन यस, वेरी सर्कुलेशन। गुड, सर्कुलेशन, बॉडी नर्वस सिस्टम, सिस्टम। बॉडी सिस्टम, नॉट पार्ट। तो सर्कुलेशन हो गया। और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वॉर्मर, इससे रिलेटेड कलर है ऑरेंज, यानी ऑरेंज कलर लगाने से इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर ट्रिपल वॉर्मर ठीक नहीं काम कर रहा है तो ऑरेंज कलर लगाएंगे। इससे रिलेटेड टेस्ट क्या होता है, सेम रहेगा, बिटर या सेम वे। स्पाइसी। बिटर हाँ, स्वीट। ज्यादा तीखा पसंद है, बहुत, 5-5 मिर्चे, 10-10 मिर्चे खा लेता हो, बहुत स्पाइसी। और बट इमोशन क्या है, मैम हैप्पी। एक्सक्यूज मी, पर बुक्स हैप्पी। में फिर बिटर क्यों लिखा है, बिटर? हाँ, बिटर मतलब स्पाइसी, तीखा, बिटर मतलब होता है तीखा। मैम बिटर मतलब कड़वा होता है ना। नहीं, Ma'am, अगर, bitter is like Karela one. That is called करेला bitter, बिटर ma'am. होता है। देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आयुर्वेद में कहा गया है बिटर मतलब, अगर हम इंग्लिश में जाएंगे बिटर माने कड़वा, लेकिन इन साइंस में, ये जो ये वाली साइंस है नेचुरोपैथी वाली, और डाइटिशियन साइंस है, डाइट है, इसमें बिटर तीखे को कहा जाता है। और करेला कड़वा जो होता है, तो हमारे टीसीएम में भी ऐसे ही लिया जाता है। तो उसको कहते हैं पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट कहते हैं। ठीक है, जो मेटल करेले को, वाला है, करेले का जो कड़वापन है वो पंजेंट कहा जाता है। जो बट मेटल में मैम पंजेंट कंटेंट है। टेस्ट तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के इसमें लेते हैं ना, व्हेन इट इज हाँ, तो वो डिस्टर्ब। देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि आपके टीसीएम में जो भी लिखा है उस हिसाब से आप चलिए, क्योंकि आप आयुर्वेद एक्यूप्रेशर पढ़ेंगे ना तो उसमें पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट आएगा। कसैला मतलब एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट मतलब कड़वा। तो हमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहां पर बिटर माने कड़वा। तो आपके बुक में हार्ट और एसआई में क्या लिखा है टेस्ट बताइए,
मैम बिटर और उसमें क्या लिखा है, मेटल में क्या लिखा है? पंजेंट पंजेंट है। मेटल पंजेंट है। पंजेंट लिखा है ना, तो बस यस आप मैम। बिटर और पंजेंट लेके चलिए, इतना क्यों वो करना है? मैम हमें ट्रीटमेंट पर्पस से पूछा है। हाँ, बता दिया ना मैंने, क्लियर कर दिया आप लोगों को। यस मैम। तो और तो इससे मोर रिलेटेड जो, स्पाइसी, मैम ये ट्रिपल वार्मर पेरिकार्डियम में मोर स्पाइसी लिखना है ना? हाँ हाँ, ओके। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो इमोशन होता है, एक्सेस जॉय। एक्सेस जॉय का क्या मतलब है? एक्सेस मैम जॉय ज्यादा मतलब हंसना, ज्यादा खुश रहेगा। ज्यादा कुछ खुश नहीं, रहेगा, ज्यादा हंस। अगर कोई भी, ओवरवेल्म्ड मैम, ओवरवेल्म्ड। एक्साइटमेंट से ओवरवेल लोग। यस, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मतलब आपको ठाका लगा के ओवरवेल्म्ड। हंसना। हंसी हंसी में भी ज्यादा फर्क होता है हंसना, ना। ज्यादा खुल के हंसना है ना? यस, अब जैसे जो मैं स्माइल कर रही हूं, दिस इज जॉय, और हा 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 हा, हर बात में हा 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 हा, दैट इज एक्सेस जॉय, ओवरवेल्म्ड। ठहाके मार के ठहाके हंसना। मार के हंसना, यस, दैट इज हॉटनेस। तो आप समझ जाइए, ये हॉटनेस एनर्जी वाला बंदा है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हॉटनेस है, और जो खुश रहता है वो हीट है। सेंस ऑर्गन दोनों का सेम है, दोनों में सर्कुलेशन, ठीक है। अब आते नहीं हैं, मैम, इसमें यहाँ नर्वस सिस्टम बताया है इसमें तो। हाँ नर्वस सॉरी, सिस्टम। हॉटनेस एनर्जी का जो बॉडी सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम को हॉटनेस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिस्टम हमारा, बिना इस सिस्टम के कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा। इसमें जो इम्पल्स हैं, जैसे बिजली की सप्लाई होती है ना आपके घरों में, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है? बहुत फास्ट, इम्पल्स। बहुत फास्ट गति से, बहुत ही तेज। नर्वस सिस्टम की इम्पल्स भी ऐसे चलती है कि कितनी तेज, आपकी शरीर पे मक्खी बैठी और तुरंत आपका हाथ आ गया। सोचिए कितनी तेज कि ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन ने कमांड दिया कि उसको भगाओ, इतना तेज। अगर ब्लड में कोई भी आया तो इतनी तेज तो कमांड नहीं आता ना आपके पास, आपको खुजली होगी वो थोड़ी देर बाद होगी। लेकिन नर्वस सिस्टम का कमांड बहुत तेज आता है क्योंकि वो हॉटनेस एनर्जी है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? अर्थ। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज ह्यूमिडिटी। इससे रिलेटेड ऑर्गन क्या है? यिन ऑर्गन, लीन। स्प्लीन और पेंक्रियास, पैंक्रियास। और यांग ऑर्गन है स्टमक। अब ये तो मैंने बता ही दिया कि ये स्प्लीन क्यों है और ये स्टमक क्यों है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कलर क्या होता है? येलो। येलो। ये लो। टेस्ट क्या होता है? स्वीट। मीठा, स्वीट। मीठा टेस्ट होता है। इमोशन क्या होता है? एगनी। चिंता, खूब चिंता करना। एगनी। चिंता और ईर्ष्या। 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 जेलस। बैक बाइटिंग करते हैं ना, आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, दूसरे के मुंह पे कहेंगे देखा कैसे बोल रहा था, दैट इज एग्नी। इससे रिलेटेड सेंस ऑर्गन क्या होता है? माउथ। माउथ। नहीं नहीं नहीं, स्किन, आईज, ईयर, माउथ मैम। माउथ। माउथ। टंग तो हो गया, ईयर, आईज, नोज। माउथ यानी, माउथ नहीं होता है, नोज। यस नोज। मैम माउथ लिखा नहीं, है नोज नहीं होता, नोज लंग्स नोज। का होता है। लंग। माउथ है मैम। माउथ है मैम। टंग होगा, टंग। कैन से नो।
टंग हार्ट का है। हार्ट। टेस्ट। माउथ है मैम। हाँ। और बॉडी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन। 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 डाइजेशन, फ्लैश, फ्लैश, फेस, चेस्ट, यस। ग्रोइंग बॉडी आउटर सिस्टम, पार्ट। हम लोग यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन है ना मैम? हाँ जी, डाइजेशन। तो ये अभी क्लियर हुआ। यानी आपको स्टमक स्प्लीन, अगर स्प्लीन कमजोर है तो स्प्लीन के करेस्पॉन्डेंस पे येलो कलर लगाएंगे। ठीक है। मैम टेस्ट कैसे अफेक्ट करता है, मतलब स्प्लीन और स्टमक में कैसे मतलब क्या करता है अगर उसमें? मान लीजिए आपको किसी भी पर्टिकुलर मीठा खाने की इच्छा हो रही है, जैसे इसका जो टेस्ट है स्वीट है, तो बार बार मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मतलब स्प्लीन की एनर्जी कम है। ठीक है। और मीठा खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको तीखा खाना पसंद आ रहा है, तो स्प्लीन की एनर्जी कम है, आपको हार्ट की एनर्जी ज्यादा है। और हार्ट इज अ मदर ऑफ स्प्लीन। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ये खराब है, लेकिन अगर आपको स्प्लीन मीठा बार बार मीठा खाना है, मतलब स्प्लीन कमजोर है, आपकी स्प्लीन की एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। मैम स्पाइसी अगर ज्यादा खाना है और वो मदर मदर है स्प्लीट का, तो फिर डेफिशिएंट क्यों है ये, मतलब नहीं, मीठा तो फिर स्प्लीन डेफिशिएंट नहीं हुई। मदर अपनी एनर्जी स्प्लीन को देगा ही देगा, अपने सन को बैलेंस्ड देगा ही है वो, देगा। तो बैलेंस्ड है। उसमें हार्ट एक्सेस है, उसमें स्प्लीन कमजोर नहीं है। ओके। ठीक है। उसमें हार्ट एक्सेस है, तीखा खाने की इच्छा हो रही है बार बार, यानी गॉलब्लेड स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेस है, हार्ट डेफिशिएंट है। हार्ट, आपको तीखा खाने की इच्छा हो रही है ना बार बार, मैम यानी अगर जैसे मीठा मैम खाने की तीखा अगर खाने की इच्छा हो रही तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएंगे ना, अगर हमारी बुक के हिसाब से हम देखें तो। अरे तीखा किसका टेस्ट है? हार्ट का, हार्ट मतलब का। तो हार्ट की एनर्जी कम है ना। हम्म, ठीक है। तो अगर एनर्जी कम है, मान लीजिए स्प्लीन क्या क्या करता है, हमने अभी सुना था, स्प्लीन से ब्लड जाता है और ब्लड आता है, सुना था। हम्म। जो ब्लड सेल बनते हैं वो ब्लड वेसल में भेज दिए जाते हैं, और जो जो एक्सपायरी ब्लड सेल हैं वो वापस ले लिए जाते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो स्प्लीन इज अ कंट्रोलर ऑफ ब्लड। तो आपके शरीर में से कहीं भी ब्लड निकल रहा है, ब्लड वेसल फट गई, परप्यूरा हो रहा है, तो ब्लड को कंट्रोल करने के लिए स्प्लीन की एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर वाले स्प्लीन को टोन करेंगे। अगर कहीं भी आपके हेमरेज हो रहा है, परप्यूरा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो स्प्लीन को टोन करेंगे, स्प्लीन की एनर्जी को बढ़ाएंगे। ठीक है। यस मैम। और स्टमक क्या है? स्टमक का कलर भी येलो है, स्प्लीन स्टमक दोनों का कलर येलो है ना। तो स्टमक अगर खाना पचा नहीं पा रहा है, गैस बना रहा है, तो येलो कलर लगाएंगे। और अगर ज्यादा खाना पचा के एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्टमक की एनर्जी को घटाएंगे। अभी मैंने घटाएंगे कैसे वो बताया नहीं है, कलर के हिसाब से वो अभी बाद में बताएंगे। ठीक है। कंट्रोलर एनर्जी से घटाएंगे। आप लोग लिख लीजिए, कंट्रोलर एनर्जी से घटाएंगे। उनका फोन आया था। 1 बजे का बुक। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, अर्थ वाली। हाँ, अब नेक्स्ट कंट्रोलर एनर्जी के कलर से हम घटाएंगे। घटाएंगे, yeah, the कंट्रोलर green एनर्जी के कलर से। we will use green, no ma'am. यस। अभी इसको बाद में और डिटेल में मैं बताऊंगी। अब देखिए, अर्थ के बाद होता है मेटल। मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस। ड्राइनेस। अब इससे रिलेटेड ऑर्गन क्या है? लंग्स यिन है और लार्ज इंटेस्टाइन यांग है। हाँ, यहां पर ड्राइनेस का मतलब है स्किन की ड्राइनेस। लंग्स ओपन इनटू स्किन, ये ध्यान रखिए। तो लंग से रिलेटेड सेंस ऑर्गन क्या है?
स्किन। स्किन, यस। और ये जो मैंने गलत लिख दिया था ऊपर स्टमक से रिलेटेड, इसमें आएगा स्मेल। ये जो स्मेल है ना, ये स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड होता है, गंध। इसको ठीक कर लीजिए। टेस्ट तो आ गया हार्ट एसआई में ना, टंग है तो टेस्ट आ गया हार्ट एसआई में। और स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड सेंस ऑर्गन है स्मेल, गंध। पृथ्वी की गंध, मिट्टी की गंध, बारिश की गंध, तो वो स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड है। यानी अगर आपके स्मेल काम नहीं कर रही है तो इलाज किसका करेंगे? स्टमक। स्टमक या स्प्लीन, पृथ्वी तत्व का, स्प्लीन पैंक्रियास का। और अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इलाज करेंगे लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। और इससे रिलेटेड कलर है ब्राउन या वाइट। यानी लंग्स की एनर्जी घटानी है तो ब्राउन कलर या वाइट कलर को यूज करते हैं। मैम बुक में लिखा है सेंस, टेस्ट लिखा है अर्थ में। नहीं, गंध होती है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, और अभी जो हम जहां पर चल रहे हैं वहां चलने दीजिए। हम्म, अब ये इससे रिलेटेड जो टेस्ट है वो क्या है? पंजेंट। पंजेंट, पंजेंट टेस्ट। यस। पंजन। पंजेंट का मतलब यहाँ पर कड़वा है, करेले वाला कड़वा। बिटर। हाँ, पंजेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में बिटर जरूर बोलते हैं, लेकिन टीसीएम और डाइट की और नेचुरोपैथी की लैंग्वेज में दैट इज पंजेंट। ठीक है। और इससे रिलेटेड Call इमोशन, from Obank Globus Arvind UDP identified by Truecaller. Incoming. इससे रिलेटेड इमोशन क्या है? इमोशन है सैडनेस। 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 सैडनेस, दुखी। तो इसमें दुखी होते हैं, यानी हर बात में दुखी रहते हैं। आपके यहाँ पेशेंट आएगा ना तो कभी खुश नहीं होगा। आपको मैं बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट आते थे, मुझे इसलिए उनकी याद है क्योंकि साल भर बाद फिर आए थे। और कोई यूजुअली पेशेंट फीडबैक नहीं देते, तो वो कम से कम 10 बार मेरे पास आए होंगे, हफ्ते में 2 बार 3 बार, 3 बार करके 1 महीने तक आए थे मेरे पास। और उन्होंने जब भी आते थे वो कहते थे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। ठीक है। इसके बाद 1 मंथ करा, फिर 1 ईयर के बाद मेरे को फोन आया कि मैडम मुझे फिर से तकलीफ हो रही है बहुत, मैंने जो है, आप किसी को भेज सकते हो क्या? वो कोविड टाइम था, कोविड में तो निकल नहीं सकते थे और उनको बहुत तकलीफ थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लास्ट ईयर आए थे तो आपको तो आराम आया नहीं था? कहते क्या बात कर रहे हैं मैम, मुझे तो बहुत आराम आया था, देखिए 1 साल मेरा निकल गया। तो कुछ पेशेंट रोते ही रहते हैं, फीडबैक नहीं देते, जो ठीक हुआ वो नहीं बताते। उसके बाद उनका रचिता जी ने ट्रीटमेंट किया था, आपकी शायद टीचर रही हैं, कोविड में उनके घर के पास ही था तो उन्होंने उनका जाके ट्रीटमेंट किया था। तो ऐसे आपको अक्सर पेशेंट मिलेंगे कि जो आपके पास आएंगे और हमेशा नई नई प्रॉब्लम से रोते रहेंगे, पुरानी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे कि ठीक हो गई। तो ये सैडनेस है, मतलब दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, आहें भरेंगे। अरे मेरे साथ तो ये हो गया, अरे मेरे साथ तो ये हो गया। सास बहू है तो बहू की भी बुराई करेंगी, बहू है तो सास की बुराई करेगी, है ना? भाई है तो बहन की बुराई करेगा। मतलब अरे उसने मेरे साथ ये जो रोते रहना, आहें भरना, तकलीफ हमेशा दिखाना, ये आप समझ जाइए ये मेटल कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है। समझ जाइए तुरंत, उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेटल है। और अगर स्किन पे कोई बीमारी आ रही है तो लंग्स का इलाज करते हैं। अब देखिए सर्दी जुकाम बुखार, इसमें हम लंग्स का इलाज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? लेकिन क्या आपको पता है कि लंग्स अगर कमजोर हो तो कब्जियत भी हो जाती है बुजुर्गों में, ओल्ड एज में। यानी लार्ज इंटेस्टाइन इसका पेयर ऑर्गन है, यांग ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन का है। लंग्स ऊपर है, लार्ज इंटेस्टाइन नीचे है, फिर भी पेयर है। क्योंकि लंग्स अगर कमजोर है
तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को भी बीमार करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बीमार है तो वो लंग्स को भी इफेक्ट करेगा, बीमार करेगा। तो अगर किसी को कोलाइटिस है, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, मल्टीपल टाइम स्टूल जाता हो, तो वो क्या करेगा, लंग से एनर्जी लेगा ना, अपने पेयर ऑर्गन से एनर्जी लेगा। तो कई साल पुराना हो तो एनर्जी देते देते लंग्स भी बीमार हो जाएगा। ठीक है। और लंग्स किससे एनर्जी लेता है? स्प्लीन से। कैसे लेता है स्प्लीन? अब आप कहेंगे ये क्या मैम नई बात बता रहे हो, क्योंकि वो उसका मदर ऑर्गन है, मदर से ही तो बच्चा एनर्जी लेगा, तो स्प्लीन भी कमजोर हो जाती है। तो पुरानी लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी में स्प्लीन भी कमजोर हो जाती है। तो ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिंट है। ठीक है। तो स्किन की कोई बीमारी हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, नेजल कंजेशन, नोज, तो लंग्स ओपन इनटू नोज एंड स्किन। और लंग से रिलेटेड हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, सुरक्षात्मक शक्ति जो है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये लंग्स कंट्रोल करता है। कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले लंग्स पे अटैक करती है। यानी आपके सर्दी आई, विंटर्स आए, तो किस पे पहले अटैक हुआ? लंग्स पे हुआ, लंग्स नाक बहने लगी। समर्स आए, लंग्स पे अटैक हुआ, गर्मी हो गई, खांसी जुकाम हो गया फिर से। तो मौसम चेंज हुआ तो सबसे पहले खांसी जुकाम क्यों होता है, सोचा है कभी? क्योंकि सबसे पहले अटैक ही लंग्स पे होता है। और लंग्स क्या करती है? डिफेंस का काम करती है। हमारे शरीर के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका कंट्रोलर लंग्स के पास है। तो अगर लंग्स बीमार होगी तो डिफेंस कमजोर होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो, आप लंग्स का इलाज कर लीजिए। नहीं तो आगे अगर ये लंबा खिंच गया तो आपका डिफेंस कमजोर हो जाएगा, यानी बीमारी फैल जाएगी। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लेवल, बीमारी सेकंड लेवल पे चली जाएगी अंदर। ठीक है। और इससे रिलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, यस। मैम कलर छूट गया इसका। हाँ, कलर बताइए, इससे रिलेटेड कलर तो बताया ना, ब्राउन या वाइट। वाइट एंड ब्राउन। हाँ, ब्राउन हाँ, वाइट। तो अगर लंग्स वीक है तो ब्राउन कलर से ट्रीटमेंट करेंगे, या वाइट कलर। वाइट कलर मिलता नहीं है तो यूजुअली ब्राउन कलर ही यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में वाटर एलिमेंट। But ma'am, why white color has been taken into consideration? क्योंकि जो लंग्स की एनर्जी, अच्छा बताइए, आपने सुना है कि एस्थमा हो गया और कोई फला फला डॉक्टर है वो समुद्री मछली खिला देता है और एस्थमा ठीक हो जाता है? क्या कभी ऐसा सुना है आपने? सुना है, बहुत बार सुना है। बहुत बार सुना है ना। बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है, और लिया हुआ भी है। जानने वाले उनका लिया Yes, हुआ भी ma'am, है। actually. हैदराबाद जाकर के लिया हुआ भी है। तो देखिए ये क्यों होता है? क्योंकि लंग्स की एनर्जी, मछली का कलर, अगर वाइट कलर की मछली खिलाएंगे तो लंग्स मजबूत होता है, लंग्स की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उसका कलर वाइट, वाइट से वो इनहेंस होती है एनर्जी। But I just wanted to understand only with one treatment, only once if they put that fish, small fish, they put, that's what I heard of, that live fish only they put inside and they gulp it for हाँ, asthma especially, and it will be, they will be fine. अच्छा एक एक बात बताइए कि अगर दर्द हुआ कहीं पर भी, सर दर्द हुआ, तो पेन किलर खाते हैं हम, पेन किलर आधे घंटे में आपका पेन चला जाता है दर्द से, है ना? अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे दर्द की तो क्या आधे घंटे में जाएगा? No. नहीं जाएगा। या आप घर में कॉफी बना के पियेंगे या कुछ घर की रेमेडी करेंगे, तुरंत नहीं जाएगा। तो जो वाइट फिश है, छोटी सी है, गल्प कर लिया, वो इंस्टेंट असर करती है Okay. उस पे। लेकिन ऐसा नहीं है एक फिश खाने से आपका अस्थमा हमेशा के लिए चला गया, ऐसा नहीं होता। Ma'am, it's happened. I know a person who had severe asthma. They took it from the random person. It's not that they were actually went somewhere. And till date they have not faced it again. ये भी अच्छी बात है कि अस्थमा किस
तरह का था, किस लेवल का अस्थमा था कि वो एक ही बार में ठीक हो गया। लेकिन अस्थमा के, आप पता है 5 प्रकार के अस्थमा होते हैं। सिर्फ ब्रोंकियल अस्थमा इससे ठीक होगा, कार्डियक अस्थमा नहीं होगा ठीक। सर्कुलेट जो एलर्जिक अस्थमा है वो नहीं ठीक होगा इससे। रीनल अस्थमा नहीं ठीक होगा। यानी पांचों जो यिन वाइटल ऑर्गन है ना, वो अस्थमा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मैम धीरे मैम धीरे आपको। मैम वाइट रेडिश इज गुड फॉर लीवर और फॉर लंग्स देन? वाइट रेडिश, हाँ मैम, मूली। मूली, मूली रेडिश, लीवर। हाँ, तो लंग्स मैम वो के लिए लीवर, अच्छी है ठीक। मूली। बट एड- उसके लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है, कि रात में खाएंगे तो नुकसान भी नुकसान कर करेगा। नुकसान सकती है। करेगा। नुकसान और करेगी। लीवर में क्या करेगा, मूली को खाएंगे खाली तो गैस बनाता है, मालूम है ना आपको। हम्म तो उसके लिए मूली के साथ मूली के पत्ते आते हैं, उसको फेंकना हम्म नहीं है, उसको भी साथ में कंज्यूम करना है, तो गैस नहीं बनेगी। और उसका कलर अच्छा। ग्रीन होता है, और लीवर का कलर भी ग्रीन होता है, हम्म। तो वो गैस नहीं बनाएगा। ओके। मैम चलिए पर नेक्स्ट। ये समझ नहीं आता कि मैम मूली को लीवर से क्यों एसोसिएट कर, मतलब क्यों मूली अच्छी होती है लीवर के लिए? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ओके। विंटर में हम लोग हैवी ग्रीसी फूड खाते हैं ना, ऑयली ग्रीसी फूड ज्यादा खाते हैं, ड्राई मैम ये फ्रूट्स खाते कंट्रोलर हैं। भी तो है ना, मेटल इज कंट्रोलिंग हाँ वुड। राइट। कंट्रोल नहीं, कंट्रोलर एनर्जी भी है। और फिर हम लोग हैवी फूड, ऑयली ग्रीसी फूड विंटर्स में ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको विंटर में पचा पाता है, तो उसके लिए भी मूली अच्छी होती है। बट साथ में उसके पत्ते भी लेने चाहिए। इफ somebody has कफ तो मूली वगैरह ले सकते हैं क्या? हाँ, कफ हो तो मत लीजिए, क्योंकि वही लंग्स लंग्स को नुकसान करेगा ना। ओके। चलिए, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोल्डनेस एनर्जी। वाटर एलिमेंट, पांचवा तत्व है वाटर, उससे रिलेटेड कोल्डनेस एनर्जी। ये ऑर्गन कौन सा है वाटर का? But radish is white and lung किडनी। enhances when it is white and brown. No, ma'am. Actually, it should enhance the, if we consider the color. I'm not देखिए, something सिर्फ else. एक कलर ही तो नहीं होता है ना, No. उसके अंदर की एनर्जी भी तो होती है ना, वो क्या क्रिएट करती है। दही भी तो वाइट है, लेकिन सर्दी जुकाम में क्या दही खाते हैं कोल्डनेस। क्या आप? कोल्डनेस है वो हाँ, कोल्डनेस है। इसलिए हर चीज हर जगह लागू नहीं होती। जो फिश है वो कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चलिए, ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्गन है किडनी, यूबी। और यूबी। यूबी यूरिनरी ब्लैडर। और इससे रिलेटेड कलर क्या है? ब्लू ब्लू ब्लैक। ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक, डार्क ब्लू एंड ब्लैक। डार्क ब्लू या फिर ब्लैक। तो नेवी ब्लैक। ब्लू भी लगा सकते हैं और ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। और टेस्ट क्या है? नमकीन, नमक। नमकीन, सॉल्टी। सॉल्टी। अगर मुंह का स्वाद सॉल्टी हो रहा हो, हर कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो आपको नमकीन लग रहा है, तो ये एक्सेस कंडीशन है या डेफिशिएंट? Excess. एक्सेस। एक्सेस है। और अगर आपको सॉल्ट खाने की इच्छा हो रही है बार बार, Then तो deficient. डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंट है। क्लियर हो गया ना सबको? Yeah, तो ma'am. मैम जैसे बुखार में मुंह का टेस्ट मैम सॉल्टी हो जाता है कई बार। It's not salty. It's metallic taste when मेटेलिक it का। comes. मेटालिक, बिटर। चलिए, इससे रिलेटेड इमोशन क्या है? वीपिंग, क्राइंग। ऐसे लोग रोते ज्यादा हैं, हर बात में रोना आता है, छोटी छोटी बात में रो पड़ते हैं। अगर ये डेफिशिएंट एनर्जी, तो किसी ने आगे जरा सा गुस्सा किया और रो पड़ेंगे। तो ये एंड फियर कोल्डनेस। किसका है? फियर, फियरफुलनेस। मैम फियर रहना चाहिए ना इसका। हाँ, फियर, फियर।
फियर है, सॉरी। और क्राइंग टेंडेंसी होती है, डर लगता है, फियर, हर छोटी बात से डरते हैं। और रोना क्राइंग टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों की। ठीक है। यस मैम। सेंस ऑर्गन क्या होता है? टच, सेंसर, हियरिंग। हियरिंग। हियर, हाँ, तो ईयर से रिलेटेड, हियरिंग कहाँ होती है? कानों में। कान। तो ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो किडनी यूबी का इलाज करेंगे। टच किस में आएगा? मेटल में आएगा, स्किन में। स्किन में आएगा टच। तो कानों से रिलेटेड बीमारी है, हियरिंग इम्पेयर्ड हो रही है तो किडनी कमजोर है, किडनी का इलाज करेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सिस्टम है वो क्या है? स्केलेटल एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन और स्केलेटल। तो एक्सक्रीशन इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सक्रीशन किस में आता है? क्रिएशन तो मैम लार्ज उसमें आएगा ना, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज यस, इंटेस्टाइन। उसको एक्सक्रीशन कहते हैं एक्चुअली। मेटल, लंग्स, लार्ज लंग्स वाले में, मेटल में दोनों आ जाएंगे, मेटल में, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसमें स्केलेटल, बोलेंगे स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, इससे रिलेटेड है, यानी बोन से रिलेटेड, हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इलाज करेंगे किडनी और यूबी का। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस मैम। इससे रिलेटेड ब्लैक कलर है, तो अगर आपके यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगाएंगे। ब्लैक कलर इन्फेक्शन को रोकता है। मैम किडनी के में या यूरिनरी ब्लैडर में? अगर यूटीआई है तो ब्लैडर में होगा ना, हाँ। तो यहाँ ब्लैडर के करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा लेंगे। ठीक है। या कहीं भी मान लीजिए आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आईज में, तो आईज के करेस्पॉन्डेंस पे भी ब्लैक कलर लगा सकते हैं। कानों में इन्फेक्शन हो गया तो कानों के करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन आया है तो ब्लैक कलर लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस ऑर्गन की अपनी एनर्जी को भी इनहेंस करने का कलर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोलाइटिस है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, ब्राउन कलर लगाएंगे और ब्लैक कलर। नहीं नहीं नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है मतलब वो एक्सेस कंडीशन है, Excess condition, so we have to reduce it. We have to use a एनर्जी controller for रिड्यूस it. करनी है लार्ज इंटेस्टाइन की। हाँ तो और लार्ज रेड, इंटेस्टाइन मेटल एलिमेंट है। फिर तो अब कंट्रोलर हम रेड लोग बात Controller is करेंगे, hard. अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। देखिए कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है। ठीक है। तो हम लोग पहले वाले 5 गोले वाले चार्ट में, 5 सर्किल वाले चार्ट में जाएंगे। अब इसमें देखिए कि मेटल, मेटल के जो अंदर वाले हम यिन ऑर्गन पहले लिखते हैं। जो हमने सर्किल को कट किया है ना 2 पार्ट में, अंदर हम यिन ऑर्गन लिखेंगे और आउटर साइड यांग ऑर्गन लिखेंगे। सब लोग लिख लीजिए अगर सर्किल बनाया था तो। तो मेटल में बाहर है लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर है लंग्स। अर्थ में बाहर है स्टमक, यांग ऑर्गन, और इंटरनल अंदर है यिन ऑर्गन यानी स्प्लीन पैंक्रियास। फायर में, हीट में यांग ऑर्गन बाहर लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और हॉटनेस में ट्रिपल वॉल, Triple warmer. और यिन ऑर्गन लिखेंगे हार्ट एंड पेरिकार्डियम। Pericardium. वुड में बाहर लिखेंगे गॉल ब्लेडर, Gallbladder. यांग ऑर्गन, और अंदर लिखेंगे यिन ऑर्गन लिवर। Liver. और वाटर में अंदर यिन ऑर्गन किडनी लिखेंगे Kidney. और और यांग बाहर। वाला यूवी। अच्छा, कितने लोगों को यिन और यांग याद हो गया? चलिए अभी अभी मैं देखती हूँ कैमरा खोल के। अभी पहले मैं आपको बता दूं कि कंट्रोलर एनर्जी हमने 2 साइकिल पढ़े पढ़े थे, कौन कौन से?
क्रिएटिव साइकिल, creative and controlling. कंट्रोल साइकिल। Destructive. हाँ वही है, डिस्ट्रक्टिव साइकिल या कंट्रोल साइकिल एक ही बात है। Yeah. तो क्रिएटिव साइकिल यानी मदर और सन, तो एक दूसरे का क्रिएशन। क्रिएटिव साइकिल हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, ये Yeah. विपरीत दिशा में कभी नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी वुड से फायर बनेगा तो वो लीवर गॉलब्लैडर इज द पेरेंट ऑर्गन ऑफ हार्ट, एसआई एंड पेरिकार्डियम ट्रिपल फॉर्मर। ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। आपके माँ बाप ही रहेंगे, Yeah. है ना, कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता। तो क्रिएटिव साइकिल कभी भी नहीं उल्टा होता, इसमें एरो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन कंट्रोल साइकिल में हो सकता है, वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी जो नॉर्मल कंट्रोल साइकिल है वो क्या है, जो ग्रैंड पेरेंट ऑर्गन है, मदर का मदर, वो उसका कंट्रोलर ऑर्गन है। यानी मेटल का कंट्रोलर फायर के पास है, तो लंग्स का कंट्रोलर है हार्ट और पेरिकार्डियम के पास, और लार्ज इंटेस्टाइन का कंट्रोलर है स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर। Triple O. तो अब लंग्स का जो कलर है वो ब्राउन है, और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का कलर रेड है। Red. तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल करना है, एक्सेस एनर्जी है, तो इसका कंट्रोलर कलर है रेड। Right. तो रेड कलर लगाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, तो ma'am. लार्ज इंटेस्टाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस पे कौन सा कलर लगाएंगे? Red. Red. रेड कलर, अगर कोलाइटिस है। ठीक है। Yes, ma'am. अगर लंग्स एक्सेस है तो रेड कलर लगाएंगे लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पे। लेकिन ज्यादातर केस में लंग्स डेफिशिएंट, लंग्स होता है एक्सेस होता है। जैसे कब आपको कैसे पता चलेगा लंग्स एक्सेस हो गया? कोई बताएगा सेकंड सेमेस्टर, लंग्स एक्सेस कैसे पता चलेगा? Ma'am, too much of dryness. अरे वाह, किसने बताया? Shweta. श्वेता जी, वेरी गुड। श्वेता जी टॉप करने वाली हैं, देखिए। अरे स्किन में ड्राइनेस, माउथ में ड्राइनेस, गले में ड्राइनेस, आपकी टंग ड्राई हो रही है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो इसको पता है क्या कहते हैं? 5D। लिप्स ड्राई, माउथ ड्राई, थ्रोट ड्राई, स्किन ड्राई, आईज ड्राई, इसको कहते हैं 5D। ये अगर माउथ में सलाइवा फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, वो भी इसी कैटेगरी में आता है? अगर सिर्फ सलाइवा, बाकी ड्राइनेस नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, दैट मीन्स कि ये सारी ड्राइनेस एक साथ होनी चाहिए। यस, 5D, यानी अगर लंग्स एक्सेस है तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी बॉडी में। तो Ma'am, इस सिर में अगर डैंड्रफ ज्यादा है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। हाँ, स्कैल्प के हेयर किडनी में आते हैं, तो वो लंग्स में नहीं आते। ओके। तो आपकी ड्राइनेस बढ़ी हुई है, या फिर बहुत ज्यादा अचानक से वेदर चेंज हुआ, खांसी सर्दी जुकाम, तो ये क्या होता है, बाहर में कोल्डनेस बढ़ी तो विंड कोल्ड का अटैक हो जाता है, या बाहर गर्मी पड़ी तो विंड हीट का अटैक हो जाता है, तो उससे खांसी एक्सेस होने लगती है। वो भी एक्सेस कंडीशन है, लेकिन वो अक्यूट है और ड्राइनेस में क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो ये एक्सेस कंडीशन है। एक्सेस कंडीशन में हम कंट्रोलर का कलर लगा सकते हैं, लेकिन डेफिशिएंट कंडीशन है तो सेल्फ कलर लगाएंगे, ऑर्गन का ही। ऑर्गन का कलर लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर अर्थ स्प्लीन कमजोर है, वीक है, स्प्लीन वीक के क्या सिम्टम है? थोड़े थोड़े बताए थे मैंने, कोई बताएगा? वेरिकोस वेन्स। मैम, स्वीट ज्यादा खाने का मन करता है, जब क्रेविंग फॉर स्वीट। हाँ, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से सही बता रहे हैं, सेकंड वाले अपनी अंडरस्टैंडिंग से। गॉल ब्लैडर इश्यूज। तो हाँ, देखिए स्वीट खाने का क्रेविंग हो रहा है तो स्प्लीन कमजोर है। स्प्लीन कंट्रोल Tiredness, ma'am.
सिवियर टायर्डनेस, Severe लेस tiredness. हीमोग्लोबिन कम हो रहा, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है जो। यस यस, ब्लड को कंट्रोल करता है। ब्लड में कोई भी डेफिशिएंसी है तो स्प्लीन का इलाज Spleen करेंगे। is इस यानी ब्लड कम बन रहा है तब स्प्लीन का इलाज करेंगे। ब्लड वेरिकोस वेन्स कंट्रोल ऑल्सो। नहीं हो रहा है, ब्लड पतला हो गया है, तो भी स्प्लीन को टोन करेंगे। और वेरिकोज वेन्स है यानी आपके स्प्लीन डेफिशिएंसी में है। कोई भी ऑर्गन बाहर निकल रहा है, पेट लटक रहा है, वेन्स फूल रही हैं, तो भी स्प्लीन को टोन करेंगे। और लूज मोशन हो रहा है तो भी स्प्लीन को तो टोन भी करेंगे। स्प्लीन को। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा थकान होती है, भूख कम लगने लगती है ना, तो ये सब आपको स्प्लीन डेफिशिएंसी के सिम्टम बता रहे हैं। और स्प्लीन एक्सेस कब बताएगा? स्प्लीन एक्सेस अकेले नहीं होता है, किसी न किसी ऑर्गन के साथ होता है। वो कॉन्स्टिपेशन। भी वो भी डेफिशिएंसी होके तभी एक्सेस होता है। इसको कहते हैं डैम्पनेस, यानी ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना। यस यस। डैम्पनेस का अटैक, बॉडी में स्वेलिंग हो गई, फेस पे inflammation. फेस पे स्वेलिंग हो गई तो लंग्स में डैम्पनेस। अच्छा, ये आगे 5 एलिमेंट थ्योरी को अब आगे सेकंड स्टेज पे बाद में समझेंगे। यानी ये ब्रांच लेवल पे भी, यानी हर ऑर्गन के 5 एलिमेंट होता है। लीवर के अंदर भी 5 एलिमेंट है, हार्ट के अंदर भी 5 एलिमेंट है, स्प्लीन के अंदर भी 5 एलिमेंट है, लंग्स के अंदर भी 5 है, किडनी के अंदर भी 5 एलिमेंट है। तो इसको कैसे बनाते हैं? आपके पास अगर हैंडबुक 1 है, चाइनीज हैंडबुक 1, जिसके पास नहीं है वो तुरंत ले लीजिए, बहुत डिटेल में समझा के लिखा हुआ है। और टिटाइस 2 में भी समझा के लिखा हुआ है। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों को टिटाइस 2 होनी चाहिए उनके पास, फर्स्ट के पास भी होनी चाहिए, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, हर ऑर्गन में 5 गोले बने हुए मिलेंगे आपको, ऐसे हर सर्किल को 5 सर्किल में डिवाइड कर लीजिए। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कैसे? एवरी सर्किल should be divided into 5 circle. What does it mean? इसका क्या मतलब है? Each element has all the five element. Each element has all five elements in within it. यस यस, यानी आपके, अगर हम लीवर की बात करें, वुड एलिमेंट में लीवर की बात करें, तो लीवर में वाटर भी बढ़ सकता है, लीवर में वाटर कम हो सकता है, लीवर में हीट बढ़ सकती है, लीवर में ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, लिवर में ड्राइनेस बढ़ Dryness. सकती है, लिवर में कोल्डनेस बढ़ सकती है। सिमिलरली हार्ट में भी हो सकता है ना, हार्ट में विंड बढ़ गई, हार्ट में हीट बढ़ गई, हार्ट में डैम्पनेस बढ़ गई। हार्ट में डैम्पनेस बढ़ेगी तो हार्ट ओपन इनटू ब्रेन, माइंड में, हार्ट कंट्रोल्स द माइंड, मन को कंट्रोल करता है। तो हार्ट में डैम्पनेस बढ़ गई तो आपके सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, चली ब्रेन मतलब कि फॉगी, धुंध छा जाती है, ब्रेन में धुंध, ब्रेन फॉग। फॉगीनेस। ब्रेन फॉग। हार्ट में ड्राइनेस बढ़ गई तो क्या होगा? आपको लोगों से अटैचमेंट कम हो जाएगा, माइंड शुष्क हो जाएगा, आप लोगों के साथ ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं। और वाटर एलिमेंट बढ़ गया तो क्या होगा? जल तत्व की अधिकता, बहुत ज्यादा आत्मीयता, लोगों से बहुत ज्यादा सोशल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो हर लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। और विंड बढ़ गई तो क्या होगा? दिमाग चलने लगेगा, चलायमान हो जाएगा। Too much of thoughts. टू मच ऑफ थॉट्स, यस। तो लीडिंग इसी टू तरह आपको इंसोम्निया। हर ऑर्गन को सोचना पड़ेगा। स्प्लीन का से रिलेट, जैसे हार्ट ओपन इनटू माइंड था, स्प्लीन ब्लड में, स्प्लीन इज अ कंट्रोलर ऑफ ब्लड। एगनी, ईर्ष्या, जलन,
तो स्प्लीन में अगर ड्राइनेस बढ़ गई तो क्या होगा? मेटल बढ़ गया तो क्या होगा? हमारे जो ब्लड सेल हैं वो ड्राई होंगे, आरबीसी रप्चर्स मैम, टू मच उनके साइज और शेप चेंज हो जाएगा, बड़ा होगा छोटा होगा। वाटर एलिमेंट बड़ा तो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ड्राइनेस बढ़ा तो वॉल्यूम घट जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। होम्योस्टैसिस गड़बड़ हो जाएगी ब्लड सेल की। तो इस तरह से भी सोचना पड़ेगा, है ना? तो हर ये आप सेकेंड सेमेस्टर में धीरे धीरे समझेंगे। सेकेंड सेमेस्टर बहुत डिटेल में है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि एवरी एलिमेंट हैव 5 एलिमेंट, और कंट्रोलर एनर्जी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप करेस्पॉन्डेंस पे कलर लगा के। हमने 2 चीज समझी। पहले तो अगर कोई भी ऑर्गन एक्सेस है तो उसके करेस्पॉन्डेंस पे कंट्रोलर एनर्जी का कलर लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। लीवर हमेशा एक्सेस होता है, लीवर डेफिशिएंट नहीं दिखेगा आपको। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर यिन डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, हर ऑर्गन में यिन यांग 2 होते हैं। यिन ऑर्गन में भी यिन यांग होगा, यांग ऑर्गन का भी यिन यांग होगा, यिन यांग होगा। इसका क्या मतलब है? अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। वेरी गुड। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये समझिए कि एवरी ऑर्गन हैव इट्स स्ट्रक्चर और एवरी ऑर्गन हैज इट्स फंक्शन। तो जो स्ट्रक्चर है वो उस ऑर्गन का यिन है, और जो उसका फंक्शन है वो उस ऑर्गन का यांग है। अगर पैथोलॉजी टेस्ट आप लैब टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो स्ट्रक्चर नहीं आता, ओनली फंक्शन आता है ना? आरबीसी ब्लड सेल कैसे है, वॉल्यूम कैसा है, वेट कैसा है, साइज कैसा है, ये ब्लड टेस्ट में आता है। ये आ, ये ब्लड सेल का स्ट्रक्चर भी आता है। लेकिन अगर आप लीवर प्रोफाइल कराएंगे तो लीवर प्रोफाइल में आपका स्ट्रक्चर नहीं आएगा, फंक्शन आएगा। लेकिन ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देख के आपको किसका फंक्शन, किसका ठीक करेंगे? स्प्लीन का। ठीक है, क्योंकि स्प्लीन का स्ट्रक्चर नहीं आता। तो ब्लड सेल कैसा है, ये स्प्लीन का फंक्शन है। कैसा ब्लड सेल होगा? गुड मैम। यूरिन कैसा आ रहा है, यूरिन कितना आ रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका रिसाइडियल यूरिन कितना बच के रह गया, यूरिन पास होने के बाद भी रह गया। तो ये क्या है, इससे आपको ब्लैडर का के बारे में समझ में आएगा। तो ब्लैडर का स्ट्रक्चर नहीं आएगा पैथोलॉजी में, सिर्फ उसका फंक्शन, उसके वॉल्यूम से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं हर ऑर्गन का, यिन एंड यांग। यानी एवरी ऑर्गन हैज इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। फंक्शन को इंप्रूव कैसे करते हैं? टोनिंग यांग। किसी भी ऑर्गन का, नोट कर लीजिए, टोनिफिकेशन ना मैम। किसी भी ऑर्गन का फंक्शन इंप्रूव करना हो तो उस ऑर्गन के बैकशो पॉइंट को यूज करेंगे। If you want to increase the function of any organ, you have to use back shoe point. And if you want to if you want to rectify the structure of any organ, किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना हो तो फ्रंट शू पॉइंट को यूज करेंगे। Every organ has back shoe point and front shoe point. मैम स्ट्रक्चर में बड़ा, या अगर जैसे मैगैली हो गया, स्पिनोमेगैली हो Yes. गया, बड़ा हो गया, और कभी श्रिंक कर जाते हैं किडनी, तो दोनों में ही हम दोनों फ्रंट शू में, लेंगे। दोनों में फ्रंट शू पॉइंट, वो बैलेंस एक में करेगा। टोन, एक में सेडेट करेंगे। देखिए, जो टीसीएम का ओरिजिनल जो है उसमें टोन सिडेट नहीं होता, उसमें क्या होता है, सिर्फ उसको स्टिमुलेट करना, तो वो बैलेंस कर लेता है। ये तो हमने फर्दर स्टडीज में टोन सिडेट किया है, जो आप सेमेस्टर 2 में, ट्रिटाइज 2 में डिटेल में लिखा हुआ है कि किसी भी जी ऑर्गन मैम। का
बड़ा साइज हो गया तो कैसे करेंगे, साइज छोटा हो गया तो कैसे करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे आगे। ठीक है, अभी हमें बेस समझ लें। अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो आपको सेकंड सेमेस्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मैम जो थर्ड, सेकेंड राइट सेमेस्टर मैम, में है थैंक वो यू। उनका क्या है मैम? हाँ जी, जो सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी है उनका? हाँ तो आपको भी हो सकता है बेस इतना क्लियर ना हो, जिसको मे बी आपको है, मगर इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीबडी इज सो स्ट्रांग इन देयर बेस। फर्स्ट सेमेस्टर का बेस, कई बार मैंने सुना है कि फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया तो हम सेकेंड सेमेस्टर ड्रॉप कर देंगे, पहले फर्स्ट सेमेस्टर का तो पढ़ लें। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। तो इसकी नौबत ना आने पाए तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, जो सेकंड सेमेस्टर अच्छा चलो कर लिया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का बेस क्लियर हो जाए तो बेटर है ना। ट्रू मैम। और जिसने पढ़ाई की है उसको क्लियर है। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। मैम टाइम नहीं मिलता। अग्रवाल सर कहते थे कि 30 मिनट्स निकाल लो बस, एवरी डे 30 मिनट्स। कोशिश कर रहे हैं 30 मिनट्स निकालने की, बट सेकेंड सेमेस्टर इज टू ह्यूज। मैम सेकेंड सेमेस्टर इज टू मच मैम। और टू साथ मच। में इस बार जो फैकल्टी और दी वेरी कंफ्यूजिंग है, तो बहुत कंफ्यूजन है उसमें एक्चुअली। वेरी ट्रू, या बहुत कंफ्यूज है। देखिए जो कुछ मेरे स्टूडेंट है एक उनको तरफ से मैंने, पढ़ के जाते हैं, दूसरी तरफ से जब पढ़ते हैं तो निकलता इस जाता तरफ है, का पूरा कंफ्यूजन लगता है, वो क्या पढ़ा पता नहीं चलता मैम। जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो मैंने दिया हुआ है सेकेंड सेमेस्टर की रिकॉर्डिंग। तो आप उससे ना सेकेंड सेमेस्टर का पूरा समझाया है कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड, लाइफ एसेंस और ची, इन 4 चीजों को बस आपको समझना है। मैम आप इधर इसको आप शेयर कर हमको दो। भी हेल्प करें मैम प्लीज। मैम आपको यूट्यूब में है ना? कुछ है यूट्यूब में, कुछ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। बट मैं क्लास लूंगी इसका। तो देखिए 4 चीजें याद करनी है। पहला है ची। ची हम्म। मतलब QI ची, या जापान में एनर्जी। KI की, वाइटल फोर्स, बायो एनर्जी। तो ची। सेकंड है ब्लड। थर्ड है बॉडी फ्लूइड। और फोर्थ है लाइफ एसेंस। तो आपको इन 4 चीजों की स्टडी करनी है कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड और लाइफ एसेंस की में कितने टाइप की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। मैं मैम आपको हिंट भी दे एक्सेस। रही हूँ। 5, हाँ। 5 टाइप। 5 टाइप की डेफिशिएंट हो सकती है, की एक्सेस, एक्सेस हो एक्सेस। सकती है, कि सिंक कर सकती है, प्रोलैप्स कर सकती है, स्टैग्नेट कर सकती है ना। यानी एनर्जी बॉडी के अंदर एक्सेस, कहीं एक्सेस हो गई, कहीं डेफिशिएंट हो गई, कहीं पर स्टैग्नेट कर गई यानी आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं पर इतनी ज्यादा गिर गई कि कोलैप्स कर गई, जैसे स्प्लीन की सिंकिंग हो जाती है, सिंक कर जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स इतनी कमजोर हो गई कि कोलैप्स कर गई, पूरे पैरों में दर्द, पैरों की जान चली गई, पेट में दर्द, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स कर गई। पता है क्यों होता है? बार बार टाइफॉइड, अच्छा आपको एक बात बता दूं, टाइफॉइड किसी को भी हो कहीं मत जाने दीजिए, एक्यूप्रेशर से 2 दिन में ठीक करते हैं। और अगर 10 साल से टाइफॉइड हो रहा है तो की कोलैप्स कर गई, सीधे की को उठा दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए बता रहे, फर्स्ट सेमेस्टर को थोड़ा सा। मैम इसमें क्या करना होगा लार्ज इंटेस्टाइन को? लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करना होता है अगर टाइफॉइड फीवर आया है तो, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होके, ये एक बैक्टीरिया होता है टाइफी, सैल्मोनेला। ये बढ़ जाता है ना, पॉजिटिव आ जाता है। तो आपको टाइफॉइड फीवर, इस फीवर का नाम टाइफॉइड है बेसिकली, क्योंकि बैक्टीरिया के नाम से इसका नाम पड़ा है। तो आपको क्या करना है, उसको मारना है ना। तो आपके टिटाइस 7 में उसके पॉइंट लिखे हैं। आप लार्ज इंटेस्टाइन के चैप्टर में जाइए, बैक साइड में पीछे की तरफ हर ऑर्गन का चैप्टर है, उसको खोलिएगा, उसमें उसके पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उसको करिएगा, लगाइएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर रिपीटेड हो बार बार, पता है क्या होता है, आप एलोपैथिक के पास जाते हैं, वो नहीं बताएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, वो बस एंटीबायोटिक दे देंगे, एंटीबायोटिक से चला जाएगा फीवर।
फिर आ जाएगा 20 डेज के बाद, हर महीने आएगा, हर महीने एंटीबायोटिक। मैंने तो कितने लोगों को देखा है। मेरे पास एक लड़की काम करती थी, अंत में उसने छोड़ दिया। बार बार मैंने उसको बोला भाई टाइफाइड चेक करा लो। फिर जब एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा टाइफाइड चेक कराना है, तब उसने कराया। तो ऐसा होता है। तो आप लोग, अब पॉजिटिव आया तो 2 दिन में ठीक कर सकते हैं आप टाइफाइड। लेकिन पुराना हो गया तो ज्यादा दिन लगेंगे। प्लस लार्ज इंटेस्टाइन की इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स का पॉइंट देना पड़ेगा। मोशन रुकेगा नहीं। की कोलैप्स में क्या होगा? मोशन रुकेगा ही नहीं। लूज हो जाएंगे। पैरों में इतना थकान होगा, इतना थकान कि टूट रहे हैं, आप घर से बाहर एक कदम नहीं चल पाएंगे। ये कोलैप्स हो गई की। ठीक है। और सांस फूलेगी, पेयर ऑर्गन, लंग्स, कितना एनर्जी लेगा लंग से, वो भी तो दुखी हो जाएगी, सांस फूलेगी। ठीक है। तो आज बहुत पढ़ाई कर ली हम लोगों ने। कल मैम फिर बाकी दिन भी ऑनलाइन ही रहेगा? नहीं करेंगे। अभी एक्चुअली क्या है कि लोगों ने, एक ने बोला कि अभी नहीं आ सकते, बोला मंडे ट्यूसडे नहीं आ सकते, किसी ने कहा आज नहीं आ सकते हैं। तो अभी टाइम बिंग आगे हम लोग इसको ऑफलाइन क्लास भी रखेंगे। अभी जो 3 दिन वाली बची है वो ऑनलाइन ही है ना? अभी कल तो ऑनलाइन है। ठीक है। लेट्स प्लान फॉर मंडे। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी घर में मेरी मदर इन लॉ अकेले हैं, तो मैं उनको छोड़ नहीं पा रही थी। ओके। तो मैं 2 बजे बुलाऊंगी, 2 या 2:30 बजे प्रैक्टिस के लिए। सुबह नहीं बुला पाऊंगी। मैम जो आपके स्टूडेंट नहीं है, ईशान के हैं, तो उनको कैसे करेंगे? ले तो रही हूँ। नहीं, आप ऑनलाइन ही देंगे ना? ऑनलाइन ही देंगे ऑनलाइन मैम। देंगे, बट जो ऑफलाइन होगा फिर वो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझसे बात कर लेंगे, वो 2 बजे 2:30 बजे आ जाएंगे, 1 घंटे तक प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो उनका प्रैक्टिकल हैंड, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और फिर प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर हो जाएगी। ओके, मैम अभी प्रैक्टिकल का मंडे सोच रहे हैं करने का? आप लोग जब आना, हाँ मंडे सोच रही मैं, लेकिन नहीं ओके। मंडे नहीं, हाँ 21st के बाद अब। 21st के बाद मतलब। ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank वेरी you so नाइस much. क्लास। Thank you.